एक व्यवसायी बारिश में चल रहा था जब अचानक वह सड़क के बीच में जम गया। उसके सामने एक महिला अपनी गोद में 3 भूखे बच्चों को लिए खड़ी थी। उसने आगे कदम बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह प्रिया थी, उसकी मंगेतर जो 6 साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन जो सच वह उजागर करने वाली थी वह एक विनाशकारी सच था जो सब कुछ बदलने की क्षमता रखता था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कमेंट्स में बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं और इस कहानी का अनुसरण करने के लिए लाइक करना न भूलें। बारिश की बूंदें शहर के डामर को धोने के लिए बेचैनी से बरस रही थीं। अर्जुन खन्ना जल्दी में चल रहा था। उसकी जेब में फोन कांप रहा था और उसका चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति की तरह तनावपूर्ण था जो सफलता से घिरा हो लेकिन भीतर ही भीतर घुटन महसूस कर रहा हो। यह भी बाकी दिनों की तरह एक और दिन का अंत था। अंतहीन बैठकें, खोखले वादे, जीत की ऊब उसे चुपचाप खाए जा रही थी, लेकिन वह दिखावा कर रहा था कि उसे इसका एहसास नहीं है। आसमान में बिजली चमकी। अर्जुन ने अपने कोट का कॉलर ऊपर उठाया और हॉर्न और दुकान की खिड़कियों के प्रतिबिंबों के बीच अपने कदम तेज कर दिए। घड़ी में रात के 10:40 बज रहे थे। तभी उसने उसे देखा। पहली नजर में कुछ खास नहीं था, बस एक महिला एक बंद अखबार के कियोस्क के पास एक अस्थायी तिरपाल के नीचे 3 बच्चों को बचाते हुए झुकी हुई थी। गुजरते लोग अपनी नजरें फेर रहे थे जैसे किसी असहज आईने से बच रहे हों, लेकिन किसी चीज ने, एक सहज भावना ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने झिझकते हुए फिर से देखा और उसका दिल उछल पड़ा। वह महिला एक बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए थी, उसे शांत करने के लिए कुछ फुसफुसा रही थी। बारिश के कारण उसके उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे, लेकिन फिर भी उस हरकत में एक लगभग दर्दनाक अपनेपन का एहसास था। उसने आगे कदम बढ़ाया। महिला ने अपना सिर उठाया और उसके भीतर सब कुछ बिखर गया। वह प्रिया थी। एक पल के लिए सड़क का शोर गायब हो गया, समय सिकुड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके फेफड़ों से हवा खत्म हो गई है। चारों ओर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं, लेकिन दुनिया जम सी गई थी। प्रिया शर्मा, जिस महिला से वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वह मंगेतर जो 6 साल पहले गायब हो गई थी, अपने साथ वे सभी जवाब ले गई थी जो वह कभी नहीं ढूंढ पाया। अर्जुन गतिहीन खड़ा रहा। उसे ऐसे घूरता रहा जैसे अतीत अभी अभी सड़क पार कर गया हो। उसने भी उसे देखा और उसकी आंखों में डर का एक झटका था। बारिश के प्रतिबिंब उसके चेहरे पर लकीरें बना रहे थे, लेकिन उसे पहचानने में गलती करना असंभव था। भले ही वह पतली, मैली, गंदे कपड़ों और थकी हुई आंखों के साथ थी, फिर भी उसमें वही कोमलता थी। और फिर उसने उसके चारों ओर 3 छोटे लड़कों को देखा। उन सभी में एक जैसे नैन नक्श थे, वही काले बाल, वही भूरी आंखें जो आईना उसे हर सुबह दिखाता था। अर्जुन एक कदम आगे लड़खड़ाया। प्रिया, उसकी आवाज कर्कश, कमजोर, लगभग फुसफुसाहट में निकली। वह जम गई, उसकी आंखें फैल गईं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए वे दोनों एक दूसरे से बंधे, जमे हुए खड़े रहे। कारों और दूर के सायरन की आवाज के बीच एक कंपकंपाती खामोशी छा गई। फिर बिना किसी चेतावनी के वह तेजी से उठी, बच्चों के हाथ खींचे, उन्हें गीले कंबल में लपेटा। अर्जुन फिर से चकराया हुआ आगे बढ़ा। प्रिया, रुको, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। उसने अपना चेहरा फेर लिया और उसकी आंखों में शुद्ध भय था। बच्चे रोते हुए लड़खड़ा रहे थे। महिला ने उन्हें हताशा में उठाया और भागने लगी। अर्जुन ने पीछा किया। लोग भ्रमित होकर रास्ते से हट गए। सूट टाई पहने एक आदमी हाईवे के बीच में 3 बच्चों वाली एक महिला का पीछा कर रहा था। जब उसने जेब्रा क्रॉसिंग के बाहर सड़क पार की तो एक टैक्सी के पहिए फिसल गए। एक ड्राइवर ने गाली दी। बारिश तेज हो गई। अर्जुन लोगों के बीच से भागा। गीले डामर पर उसके जूते फिसल गए। प्रिया, यह मैं हूं, उसने आग्रह किया। उसकी आवाज टूट गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तंग मोड़ पर मुड़ी और एक पुरानी इमारत की छतरी के नीचे गायब हो गई। अर्जुन कुछ सेकंड बाद पहुंचा। गली खाली थी, बस दूर के कदमों की गूंज और बारिश में मिली उसकी सांसों की आवाज थी। प्रिया, वह फिर चिल्लाया। कुछ नहीं, केवल हवा की आवाज। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी पसलियों के बीच एक बोझ। वह घूमा, खोजा, लेकिन ऐसा लगा जैसे सड़क उन चारों को निगल गई हो।
तभी उसने फुटपाथ के पास कुछ गिरा हुआ देखा। कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा, बच्चों का भीगा हुआ कंबल। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। सस्ते साबुन की हल्की गंध अभी भी उसमें बसी हुई थी। अर्जुन ने उस कपड़े को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कि यह साबित कर सकता है कि वह असली थी। बारिश और तेज हो गई, लेकिन वह हिला नहीं। वह वहीं सड़क के बीच में खड़ा रहा, भीगा हुआ, जबकि कारें हॉर्न बजाते हुए उससे बचकर निकल रही थीं। 6 साल, 6 लांती साल, यह विश्वास करते हुए कि उसने उसे छोड़ दिया था, और अब अचानक वह वहां थी, जीवित, उससे भाग रही थी, 3 बच्चों के साथ जिनका चेहरा उसका था। अर्जुन का दिमाग एक भ्रमित करने वाले सर्पिल में घूम रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी संभावित स्पष्टीकरण उस पल में फिट नहीं बैठता था। वह एक कदम पीछे हटा, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने चारों ओर देखा, ट्रैफिक, अराजकता, उदासीन शहर, और फुसफुसाया, यह महसूस किए बिना कि वह जोर से बोल रहा था, यह वह नहीं हो सकती, असंभव। अपार्टमेंट में लगातार बजने वाले अलार्म की आवाज, लेकिन अर्जुन हिला नहीं। वह घंटों से जागा हुआ था, छत को घूर रहा था, पैनोरामिक खिड़कियों से टकराती दूर की बारिश की आवाज सुन रहा था। बाहर का शहर अपनी दिनचर्या में वापस आ गया था, लेकिन उसके भीतर सब कुछ रुका हुआ था। प्रिया को देखने का क्षण अभी भी उसके दिमाग में धड़क रहा था, जीवित, स्पंदित। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें धंसी हुई थीं। बच्चों का कंबल जो उसने फुटपाथ से उठाया था, एक कुर्सी पर लगभग एक अनुष्ठानिक सटीकता के साथ तय किया हुआ पड़ा था। उसने उसे कुछ लंबे सेकंड तक देखा, जैसे कोई किसी ऐसी चीज के सबूत का सामना कर रहा हो जिसे उसका दिमाग अभी भी स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। प्रिया। उसने धीरे से उसका नाम लिया, बस अपनी आवाज का परीक्षण करने के लिए। उसके दिल ने एक तीखी चुभन के साथ प्रतिक्रिया की, जैसे कि उसका शरीर अभी भी उस उपस्थिति को पहचानता है जिसे समय मिटा नहीं सका। 6 साल। वह एक भूत की तरह गायब हो गई थी। एक छोटा 2 पंक्ति का पत्र और एक दर्द छोड़ गई थी जो उसके जीवन के हर कोने में बस गया था। और अब अचानक, अकथनीय रूप से, वह सड़कों पर वापस आ गई थी, 3 बच्चों के साथ जिनका चेहरा उसका था। अर्जुन उठा, रसोई में गया और यह महसूस किए बिना कि वह क्या कर रहा है, कॉफी बनाई। भाप उठी और जल्दी से गायब हो गई, जैसे उसके दिमाग को ढकने वाला कोहरा। उसने तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। क्या यह कोई गलती थी, कोई हमशक्ल? नहीं, वह उसे जानता था। जिस तरह से उसने बच्चों के हाथ पकड़े थे, वह सतर्क नजर, उसे भूलना असंभव था। उसने अभी भी गर्म कॉफी पी, जिससे उसका गला जल गया, और सीधे नहाने चला गया। उसे सामान्यता की जरूरत थी, भले ही वह नकली हो। लिफ्ट चुपचाप ऊपर गई। अर्जुन ने अपना सूट ठीक किया, 1 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकी और अपने चेहरे को भावहीन बना लिया। आईने ने उस छवि को प्रतिबिंबित किया जिसे वह दुनिया को दिखाना चाहता था। अटूट व्यवसायी, वह आदमी जिसे कोई संदेह नहीं था। जैसे ही दरवाजे खुले, ऑफिस की उन्मत्त लय ने उसे निगल लिया। फोन, बैठकें, कागजों के ढेर, लेकिन अंदर सब कुछ स्थिर था। उसकी सेक्रेटरी की आवाज दूर से आ रही थी, मिस्टर खन्ना, बोर्ड के साथ बैठक 5 मिनट में शुरू हो रही है। क्या आप आंकड़ों की समीक्षा करना चाहेंगे? उसने यंत्रवत सिर हिलाया, हां, लेकिन उसने जो कहा उसका एक शब्द भी नहीं सुना। बैठक के दौरान आवाजें पृष्ठभूमि के शोर की तरह गूंजती रहीं। स्क्रीन पर वित्तीय अनुमान दिखाई दिए, विकास, निवेश, लाभ, हमेशा की तरह वही चीजें। अर्जुन ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। उसकी नजर खिड़की की ओर भटक गई। बाहर की इमारतें एक भूरे रंग का परिदृश्य बना रही थीं। अर्जुन, एक निर्देशक ने पुकारा, क्या तुम ठीक हो? वह झपका, वास्तविकता में वापस आया। हां, बस सोच रहा था, जारी रखो। लेकिन वह आंकड़ों के बारे में नहीं सोच रहा था। वह भूरी आंखों की एक जोड़ी, एक मसला हुआ पत्र जिसे वह अभी भी अपनी अलमारी में एक बक्से में रखता था, और किसी ऐसी चीज को खोने की भावना के बारे में सोच रहा था जिसने उसे परिभाषित किया था। दोपहर में निवेशकों के साथ लंच अंतहीन लगा। जबरदस्ती की हंसी, टोस्ट, महंगी शराब की सुगंध। अर्जुन, हालांकि, गिलास में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। उसका अपना चेहरा यूं अजनबी लग रहा था, और उसके पीछे एक छाया की तरह प्रिया की आकृति। उसके दिमाग ने उसे यादों से धोखा दिया। वे 6 साल पहले एक सुनसान समुद्र तट पर थे। हवा उसके बाल उड़ा रही थी। आसान हंसी,
रेत पर नंगे पैर। क्या तुम्हें लगता है कि प्यार हमेशा के लिए रहता है? उसने पूछा था। अर्जुन ने उस आत्मविश्वास से भरे लहजे में जवाब दिया था जिसके साथ वह मानता था कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर यह मुझ पर निर्भर करता है तो हां। प्रिया हंसी, उसे धीरे से धक्का दिया। तुम ऐसे बात करते हो जैसे समय तुम्हारी बात मानता है। वह झलक उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। एक दर्दनाक खालीपन छोड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपना गिलास नीचे रखा और किसी के भी उसकी बेचैनी को नोटिस करने से पहले खड़ा हो गया। मुझे एक जरूरी फोन करना है। वह बिना किसी स्पष्टीकरण के रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पार्किंग में हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। ड्राइवर रामू, एक शांत भाव वाला अधेड़ उम्र का आदमी, कार के पास उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने पिछला दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अपनी बांह शीशे पर टिका दी। रामू, कारी कारी करने का पूरा खोला, कारी कारी करता कोला। उसने बिना देखे शुरू किया। मुझे तुमसे कुछ काम है। ड्राइवर उसके अलग लहजे से थोड़ा हैरान होकर मुड़ा। जरूर साहब। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। कल रात मैंने एक महिला को देखा। वह किसी ऐसी महिला की तरह दिखती थी जिसे मैं जानता था। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि वह कौन है। ठीक है। रामू ने एक छोटी सी नोटबुक निकाली। कोई नाम, पता, कुछ भी? अर्जुन झिझका। यह नाम जोर से कहने के लिए बहुत पवित्र लग रहा था, लेकिन कोई चारा नहीं था। प्रिया शर्मा। शब्दों की आवाज भारी हवा में लटकी रही। और आपने उसे कहां देखा? मरीन ड्राइव के पास, किसी चौराहे पर। वह 3 छोटे लड़कों के साथ थी, शायद जुड़वा। रामू ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं, लेकिन पूछा नहीं। समझ गया साहब, मैं उसे सावधानी से खोजने का कोई तरीका ढूंढूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, शीशे से बाहर देखता रहा। बाहर लोग रंगीन छतरियों के नीचे झुके हुए जल्दी में चल रहे थे। उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे वह दुनिया से अलग एक मछली घर के पीछे हो। उस रात अपार्टमेंट धुंध हल्के में डूबा हुआ था। अर्जुन अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठा, एक दराज खोली जिसे उसने सालों से नहीं छुआ था। वहां एक छोटा लकड़ी का बक्सा था। उसके अंदर सगाई की अंगूठी थी जिसे उसने कभी वापस नहीं किया। कुछ पुरानी तस्वीरें और एक मसला हुआ पत्र। उसने उसे सावधानी से उठाया। अक्षर अभी भी वहां थे, कांपते हुए, जल्दबाजी में। मुझे माफ कर दो, ऐसे ही बेहतर है। और कुछ नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई विदाई नहीं। सालों तक उसने इसे कायरतापूर्ण पलायन के रूप में व्याख्यायित किया। अब उसे वैसे देखने के बाद जैसा उसने देखा था, सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे मदद के लिए एक पुकार जिसे उसने नहीं सुना। अतीत वर्तमान पर हावी हो गया। प्रिया एक चमकीले ड्रेस में, उसकी आंखें चमक रही थीं। बगीचे में सगाई, जूस के गिलास, भविष्य के वादे। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? उसने पूछा था, खुद से ज्यादा। वह जवाब एक विडंबना के रूप में वापस आया। उसने बक्सा बंद कर दिया, अपनी उंगलियों के बीच पत्र को मसला। अगले कुछ दिन एक बनावटी लय में बीत गए। अर्जुन ने काम करने की कोशिश की, लेकिन हर बैठक एक गूंज थी। उसके चारों ओर हर चेहरा दूर, धुंधला लग रहा था। हर समय वही दृश्य उसे परेशान करता रहा। फुटपाथ पर महिला, डरी हुई नजर, भागते हुए बच्चे। कभी कभी वह सुबह सुबह जाग जाता, यह यकीन करते हुए कि उसने किसी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। दूसरी बार उसे कसम खाने को जी चाहता था कि उसने गलियारे में प्रिया के इत्र की महक महसूस की है। लैवेंडर की हल्की सुगंध जिसे भूलना असंभव लग रहा था। उसने किसी को नहीं बताया, न तो अपने व्यापारिक सहयोगियों को, न ही दोस्तों को। यह एक ऐसा घाव था जिसे उजागर करने के लिए बहुत पुराना था। शुक्रवार की सुबह रामू एक अलग भाव के साथ गैरेज में उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत नोटिस किया। ड्राइवर कुछ जानता था। मिल गई? उसने अपनी चिंता छिपाने की कोशिश करते हुए पूछा। रामू ने सिर हिलाया। मुझे नगर पालिका में कुछ संपर्क करने पड़े और खैर, यह आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम कर गया। उसने एक भूरा लिफाफा दिया। अर्जुन ने उसे लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर कुछ छपी हुई तस्वीरें थीं। तस्वीरों ने उसे एक मुक्के की तरह मारा। प्रिया एक साधारण आश्रम की दीवार से सटी हुई थी, भोजन की एक प्लेट पकड़े हुए। उसके पीछे 3 छोटे लड़के टूटी हुई खिलौना कारों से खेल रहे थे। अर्जुन कुछ लंबे सेकंड तक चुप रहा। उसकी छाती में दर्द हुआ। हर तस्वीर जैसे उसके बचे हुए हिस्से को थोड़ा और फाड़ रही थी। रामू सम्मानपूर्वक इंतजार करता रहा। फिर धीमी आवाज में उसने जारी रखा, साहब, हमने उसे और बच्चों को ढूंढ लिया है।
अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और कार के शीशे में प्रतिबिंब ने उसकी अपनी छाया वापस कर दी। लेकिन जो आदमी वापस घूर रहा था वह अब वही व्यक्ति नहीं था। लिफाफा अभी भी ऑफिस की मेज पर खुला पड़ा था। तस्वीरें एक सपने के टुकड़ों की तरह बिखरी हुई थीं, जिसे वह नहीं जानता था कि वह फिर से जीना चाहता है या नहीं। अर्जुन भोर से ही उन्हें घूर रहा था, अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। प्रिया जीवित थी और 3 छोटे लड़के जो उसके बेटे हो सकते थे। हर तस्वीर जैसे एक मूक संदेश ला रही थी। समय जो वास्तविक है उसे मिटा नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और फैसला किया। उसे देखने की जरूरत थी, उसे निश्चित होने की जरूरत थी। कार धीरे धीरे शहर को पार कर रही थी। बाहर सुबह पीली धूप की रोशनी के साथ शुरू हो रही थी, जो इमारतों के अग्रभाग पर प्रतिबिंबित हो रही थी। वाहन के अंदर खामोशी भारी थी। अर्जुन ने अपने हाथ आपस में फंसाए रखे। उसकी नजर खिड़की पर टिकी थी, बदलते नजारे को देख रहा था। आधुनिक इमारतें तंग गलियों में बदल गईं, भित्ति चित्रों वाली दीवारें और टूटे हुए फुटपाथ। गीले डामर की गंध एक पड़ोस की बेकरी से गर्म ब्रेड की सुगंध के साथ मिल गई। रामू ने कार को हरे रंग के लोहे के गेट के पास पार्क किया, जिस पर थोड़ी जंग लगी हुई पट्टिका थी। आशा किरण आश्रम, सामाजिक और सामुदायिक सहायता। यहां साहब। ड्राइवर की आवाज सतर्क, लगभग दबी हुई थी। क्या मैं इंतजार करूं? अर्जुन ने बिना देखे सिर हिलाया। इंतजार करो। वह कार से उतरा और कुछ सेकंड के लिए गेट के सामने खड़ा रहा। जंग लगी सलाखें हवा में चरमरा रही थीं। अंदर से बच्चों की हंसी और दूर गेंद के उछलने की आवाज आ रही थी। उसने एक कदम उठाया, फिर दूसरा। आंगन छोटा था, फटे हुए सीमेंट के फर्श और एक अस्थायी रेत के गड्ढे के साथ। बच्चों का एक समूह रंगीन चित्रों से सजी दीवार के पास खेल रहा था। उनके बीच 3 छोटे लड़कों ने ध्यान खींचा, जो लगभग परेशान करने वाले तरीके से समान थे। वही काले बाल, वही चेहरे का आकार, यहां तक कि ध्यान केंद्रित करते समय भौहें सिकोड़ने का तरीका भी। अर्जुन सांस रोके रुक गया। अर्जुन सांस रोके रुक गया। उनमें से एक ने एक गेंद को लात मारी, जो लुढ़क कर उसके पैरों तक आ गई। बच्चा उसका पीछा करते हुए भागा, उसके सामने रुका और अपनी नजरें उठाईं। इसका प्रभाव शारीरिक था, जैसे खुद के एक छोटे संस्करण को घूरना। धन्यवाद अंकल, बच्चे ने शर्माते हुए कहा। अर्जुन ने गेंद वापस करने के लिए झुका, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? रोहन, बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह मुस्कान उसकी अपनी जैसी थी। और तुम्हारे भाई? उसने बिना सोचे समझे पूछा। राहुल और राज। रोहन ने दूर हंसते हुए दोनों लड़कों की ओर इशारा किया। मम्मी कहती हैं कि हम एक साथ पैदा हुए थे ताकि हम खिलौनों के लिए न लड़ें। अर्जुन ने निगला। मम्मी शब्द ने उसे जोर से मारा। तुम्हारी मां यहां है? उसने धीमी आवाज में पूछा। वह वहां है। रोहन ने एक महिला की ओर इशारा किया, जो इमारत के दरवाजे के पास एक कर्मचारी से बात कर रही थी। अर्जुन ने उसकी नजर का पीछा किया और उसका दिल रुक गया। प्रिया। उसने एक साधारण जैकेट पहनी हुई थी। उसके बाल एक गंदे जूड़े में बंधे हुए थे। फिर भी उसे पहचानना असंभव नहीं था। यह वह चेहरा था जिसे वह हर दिन टूटे हुए सपनों में देखता था। प्रिया पतली लग रही थी, उसका चेहरा कठोर हो गया था, लेकिन उसमें अभी भी एक शांत सुंदरता थी, घायल लेकिन पूरी। अर्जुन ने झिझकते हुए कदम बढ़ाया। रोहन हंसते हुए अपने भाइयों के पास वापस भाग गया था। उसके चारों ओर की दुनिया गायब हो गई, केवल वह थी। प्रिया मुड़ी और उसे देखा। उसकी प्रतिक्रिया तत्काल थी। उसके कंधे तन गए, उसकी नजर बंद हो गई। एक पल के लिए समय उनके बीच एक टूटने वाली रस्सी की तरह खिंच गया। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका भाव कांपता हुआ निकला। प्रिया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। अर्जुन आगे बढ़ा। मैंने तुम्हें उस रात सड़क पर देखा था। उसकी आवाज घुट गई। मुझे जानना था कि क्या यह सच था। प्रिया ने अपनी बाहें मोड़ते हुए नजरें फेर लीं। ठीक है, तुमने देख लिया, अब तुम जा सकते हो। मैं बस बात करना चाहता हूं, उसने आग्रह किया। समझना चाहता हूं कि क्या हुआ था, क्यों? उसने एक तीखे इशारे से उसे रोका। समझने के लिए कुछ नहीं है। अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया, पास आने की अपनी इच्छा को रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम सालों तक गायब रहीं। मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, उसने जारी रखा।
उसकी नजर अब दृढ़, लगभग चुभने वाली थी। यही विश्वास करना आसान था, है ना? अर्जुन ने निगला। मैंने खोजा प्रिया, मैंने कोशिश की। कहां? अर्जुन? वह आगे बढ़ी। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। तुम्हारी बैठकों के बीच में, तुम्हारे शेयर धारकों के साथ डिनर में, तुम्हारे पिता के साथ। खन्ना नाम भारी हवा में लटक रहा था, लेकिन अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी समय नहीं था, और वह यह जानता था। मैंने सोचा था कि तुम ठीक हो, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, कि तुमने जाना चुना। चुना? वह हंसी, एक छोटी कड़वी हंसी। कोई भी गायब होना नहीं चुनता, अर्जुन। बच्चे चारों ओर दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, तनाव से अनजान थे। रोहन एक पल के लिए रुका, दूर से उत्सुकता से देख रहा था। प्रिया ने उसकी नजर को नोटिस किया और अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें यह देखने की जरूरत नहीं है। अर्जुन झिझका। वे तुम्हारे बच्चे हैं। इसके बाद की खामोशी एक चाकू की तरह थी। प्रिया ने उसे लंबे समय तक घूरा और उसकी आंखों में जो था वह नफरत नहीं थी, वह डर था। जाओ अर्जुन। प्रिया प्लीज। वह आगे बढ़ा और वह पीछे हटी। नहीं, उसकी आवाज टूट गई, लेकिन दृढ़ रही। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने जो कुछ भी किया वह कुछ बचाने की कोशिश के लिए था, और देखो मैं कहां खत्म हुई। अर्जुन ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। उसकी नजर फिर से कठोर हो गई। तुमने मुझे एक बार पहले ही बर्बाद कर दिया है अर्जुन। शब्द धीरे धीरे दर्दनाक रूप से निकले। इसे दोबारा मत करना। वह मुड़ी, अपने बच्चों के पास गई और उन्हें नाम से बुलाया। बच्चे उसकी ओर दौड़े, उसकी जैकेट के सिरों को पकड़े हुए। अर्जुन गतिहीन, जमे हुए खड़ा रहा, उन्हें आश्रम के दरवाजे से गायब होते देखता रहा। बच्चों की हंसी की गूंज दूर के ट्रैफिक के शोर के साथ मिल गई, और लंबे समय में पहली बार उसने महसूस किया कि वास्तव में अपनी जमीन खोने का क्या मतलब है। बाहर आसमान फिर से गहरा होने लगा था। अर्जुन चुपचाप कार की ओर चला। बच्चों का कंबल, जिसे वह अभी भी रखता था, पिछली सीट पर उसका इंतजार कर रहा था, तह किया हुआ। उसने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर अपना सिर सीट पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रिया का चेहरा वहां बना रहा, उसकी पलकों के बंद होने के बावजूद स्पष्ट, और उसके दिल की गहराई में एक सवाल बुखार की तरह खटखटा रहा था। वास्तव में क्या हुआ था? अगली सुबह भूरी पैदा हुई, एक नम कोहरे में लिपटी हुई, जो अर्जुन की मानसिक स्थिति को दर्शाती लग रही थी। वह सोया नहीं था। रात भर प्रिया की हर हरकत, हर नजर, आश्रम में कहे गए हर तीखे शब्द को दोहराते हुए बिताई थी। तुमने मुझे एक बार पहले ही बर्बाद कर दिया है अर्जुन, इसे दोबारा मत करना। वे वाक्य एक सजा की तरह उसके भीतर गूंज रहे थे। कमरे के आईने में जो चेहरा उसे घूर रहा था, वह एक थके हुए आदमी का था। गहरी काली आंखें, बिना दाढ़ी वाली ठुड्डी आंखें जो थकान से ज्यादा कुछ लिए हुए लग रही थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे प्रतिक्रिया करने, नियंत्रण वापस लेने की जरूरत है, लेकिन वह केवल एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस कर सकता था। प्रिया के साथ उस बातचीत ने एक पुराना घाव खोल दिया था, जिसे वह ठीक मान चुका था। और अब एक और आवाज थी जिसका उसे सामना करना था। वह जानता था, उसके पिता की आवाज। मालाबार हिल में खन्ना परिवार की विशाल हवेली का गेट धीरे धीरे उसी धातु की चरमराती आवाज के साथ खुला, जिसे अर्जुन अपने बचपन से याद करता था। ड्राइवर ने कार को मुख्य प्रवेश द्वार के पास पार्क किया और वह बिना किसी जल्दबाजी के उतरा। घर की भव्यता को देखता रहा। एक सुरुचिपूर्ण ठंडी संरचना, जीवन के संकेतों से रहित। अर्जुन ने घंटी बजाने से पहले एक गहरी सांस ली। नौकरानी ने हैरानी से दरवाजा खोला। अर्जुन साहब, आप बिना बताए आ गए। मुझे अपने पिता से बात करनी है, वे हमेशा की तरह अपने दफ्तर में हैं। अर्जुन गलियारे से गुजरा। दीवारों पर पारिवारिक तस्वीरों वाले फ्रेम लगे थे। लगभग सभी में विक्रम खन्ना का चेहरा प्रमुख था। बेटा एक पार्श्व आकृति में सिमट गया था। यह नियंत्रण की एक गैलरी थी। उसने दफ्तर का दरवाजा धकेला। चमड़े और पुराने कागज की गंध हवा में भर गई। विक्रम खन्ना हमेशा की तरह एक उत्तम सागौन की मेज के पीछे बैठे थे। गहरा सूट, सफेद बाल करीने से संवारे हुए, एक दृढ़ भाव। वह अपने बेटे को देखकर खड़ा नहीं हुआ। आश्चर्य, उसने बिना किसी भावना के कहा। मुझे लगा कि तुम नए अनुबंधों में व्यस्त हो। अर्जुन मेज के पास खड़ा रहा, बैठने से बचता रहा। हमें बात करने की जरूरत है। विक्रम ने अपनी भौहें उठाईं।
हमें बात करने की जरूरत है, उसने थोड़ी विडंबना के साथ दोहराया। जब कोई ऐसा कहता है तो यह कभी अच्छी खबर नहीं होती। उनके बीच की खामोशी लगभग शारीरिक रूप से महसूस की जा सकती थी। यह प्रिया के बारे में है, अर्जुन ने सीधे कहा। विक्रम ने धीरे धीरे अपना पेन नीचे रखा। अभी भी उस बारे में। अर्जुन ने अपनी नजर बनाए रखी। मैंने उसे ढूंढ लिया है। एक पल के लिए उसके पिता के चेहरे पर एक लगभग अदृश्य चमक कौन थी, लेकिन यह तुरंत गायब हो गई। ढूंढ लिया है, उसने किसी ऐसे व्यक्ति की परिकलित शांति के साथ दोहराया जो हर शब्द को तौलता है। और वह अब कहां है? एक आश्रम में, उसने जवाब दिया, 3 छोटे लड़कों के साथ। विक्रम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपने हाथ मोड़ लिए, और तुम उसके पीछे गए। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। हां, वह बर्बाद हो गई है पिताजी, उसके पास कुछ नहीं है। उसकी आवाज घुट गई। उस समय क्या हुआ था? उसके सामने का आदमी अपरिवर्तित रहा, जैसे कोई सामान्य सवाल सुन रहा हो। जो हुआ वह सरल था, उसने जवाब दिया। उसने एक बुरा चुनाव किया और तुमने कुछ समय के लिए लगभग वही किया। मैंने बस यह सुनिश्चित किया कि तुम कोई गलती न करो। अर्जुन ने उसे हैरानी से घूरा। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह कोई व्यावसायिक बाधा थी। कभी कभी प्यार वैसा ही होता है, पिता ने जवाब दिया। एक अस्थिर बाधा। इसके बाद की खामोशी बहुत घनी थी। अर्जुन ने अपनी कनपट्टी में खून धड़कता हुआ महसूस किया। आपको पता था कि वह गायब हो गई थी? उसकी आवाज एक सवाल के बजाय एक आरोप की तरह थी। और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। विक्रम ने अपनी नजर मेज पर पड़े कागजों की ओर फेर ली। अतीत नहीं बदलता अर्जुन, और उस पर अड्डे रहना केवल कमजोर करता है। अर्जुन हंसा, अविश्वास में। नंबर 9, जंबी, मुंबई, मुंबई। आप अपना भाषण कभी नहीं बदलते, हमेशा वही नियंत्रण, वही ठंडक। विक्रम धीरे धीरे उठा और खिड़की की ओर चला गया। नियंत्रण ही एक आदमी को खड़ा रखता है। यही वह है जो शासन करने वालों को शासित होने वालों से अलग करता है। कभी कभी यही वह है जो उसमें सबसे मानवीय चीज को नष्ट कर देता है। अर्जुन ने जवाब दिया। पिता नाराज होकर मुड़ा। अपने लहजे से सावधान रहो। अर्जुन ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। मैंने उसे देखा, पिताजी। जिस महिला के बारे में आपने हमेशा कहा कि वह मेरे लायक नहीं है, वह सड़कों पर थी, अकेले 3 बच्चों की देखभाल कर रही थी। और आप चाहते हैं कि मैं विश्वास करूं कि यह सिर्फ एक पसंद की गलती थी। विक्रम ने उसे चुपचाप देखा, हर शब्द का मूल्यांकन किया। शायद तुम्हारे लिए यह समझने में बहुत देर हो चुकी है। वह मेज पर वापस आया, अपने सूट के बटन ठीक किए। लेकिन जब आप शीर्ष पर होते हैं तो निर्णय शायद ही कभी निष्पक्ष होते हैं, वे आवश्यक होते हैं। अर्जुन जवाब नहीं दे सका। उसने महसूस किया कि कुछ अनकहा था, पंक्तियों के बीच एक छाया। लेकिन उसका पिता कुछ भी निकलने नहीं देगा, अभी नहीं। उसने अपनी जैकेट कुर्सी के पीछे से उठाई। मुझे यह आपके मुंह से सुनने की जरूरत है। क्या सुनना है? विक्रम ने पूछा, वापस बैठते हुए, कि आपके लिए जो कोई भी व्यवसाय के रास्ते में आता है उसे फेंका जा सकता है। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। बस फिर से पेन उठाया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया, जैसे कि बातचीत समाप्त हो गई हो। अर्जुन ने एक पल के लिए देखा, फिर जाने के लिए मुड़ा। वह आपके मौन से बेहतर की हकदार है। वह अपने पिता के जवाब देने से पहले बाहर निकल गया। घर वापसी के रास्ते में कार चुपचाप चली। अर्जुन खिड़की से बाहर देखता रहा, सड़कों को वास्तव में देखे बिना गुजरता देखता रहा। उसके सिर के अंदर उसके पिता के शब्द एक सजा की ठंडक के साथ गूंज रहे थे। कभी कभी प्यार एक बाधा होता है। वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या ज्यादा परेशान कर रहा था, उन शब्दों में अपमान या यह भावना कि विक्रम कुछ छिपा रहा था। आश्रम में माहौल बिल्कुल अलग था। शाम ढलने के साथ बच्चों के गलियारे में दौड़ने की आवाज और रसोई से साधारण सब्जी के सूप की सुगंध आ रही थी। प्रिया बर्तन धो रही थी जब एक नरम आवाज ने उसे पुकारा, क्या मैं मदद कर सकती हूं? वह मुड़ी और सुनीता, उस जगह का समन्वय करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता को देखकर थकी हुई मुस्कान दी। सुनीता 30 के दशक में थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें हमेशा लोगों के कहने से ज्यादा समझती हुई लगती थीं। मुझे लगा कि तुम आराम कर रही हो, प्रिया ने कहा, और तुम्हें यह सब अकेले खत्म करने दूं? कभी नहीं। दोनों हंसे। एक पल के लिए हवा हल्की महसूस हुई, जब तक कि सुनीता ने सावधानी से खामोशी नहीं तोड़ी। कल का आदमी
क्या वह वही था जिसके बारे में मैं सोच रही हूं? प्रिया झिझकी। उसके हाथ में प्लेट रुक गई। हाँ। सुनीता मेज पर झुकी, उसके चेहरे का अध्ययन कर रही थी। बच्चों का पिता। प्रिया ने उसे देखे बिना सिर हिलाया। हाँ, वह तुमसे बात करने आया था। हाँ। उसकी आवाज धीमी, लगभग फुसफुसाहट में थी। और मैंने उसे जाने के लिए कहा। सुनीता कुछ सेकंड के लिए चुप रही। मुझे लगा कि ऐसा ही होगा। प्रिया धोती रही, लेकिन उसकी आंखें भर आई थीं। मैं उसे फिर से नहीं जी सकती। मैं सुनीता नहीं कर सकती। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, यह कोई सवाल नहीं है। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, और यह जाने बिना भी सुनीता पास आई। शायद वह नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। प्रिया ने उसे देखा और उसकी आंखों में दर्द और भय का मिश्रण था। भले ही वह नहीं जानता था, उसका नाम उन घावों को खोल देता है जिन्हें भरने में मुझे सालों लग गए। और क्या होगा अगर उन घावों को पूरी तरह से ठीक होने के लिए साफ करने की जरूरत हो? सुनीता ने धीरे से पूछा। कभी कभी दर्द से भागना केवल पीड़ा को बढ़ाता है। प्रिया ने नजरें फेर लीं, अपने हाथ सुखाए। मैं तैयार नहीं हूं। कोई कभी तैयार नहीं होता। सुनीता ने एक हल्की मुस्कान दी। लेकिन शायद किसी दिन तुम्हें उसे सुनने की जरूरत होगी, भले ही सिर्फ सब कुछ बंद करने के लिए। दोनों चुप हो गए। बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आंगन को सुनहरे रंगों से रंग रहा था। बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, हंसी में मिली हुई। प्रिया ने दूर जुड़वा बच्चों को खेलते हुए देखा। रोहन, जो सबसे ज्यादा बातूनी था, अपने भाइयों को अपने पैर पर गेंद को संतुलित करना सिखा रहा था। एक पल के लिए वह दर्द भूल गई और मुस्कुराई। विशाल हवेली में वापस रात हो चुकी थी। विक्रम का दफ्तर धुंधलके में डूबा हुआ था। केवल मेज का लैंप जल रहा था। वह कुछ मिनट खड़ा रहा, एक पुरानी तस्वीर के फ्रेम को घूरता रहा। उसकी और अर्जुन की एक तस्वीर, जब वह छोटा था, एक शांत भाव वाली महिला के बगल में मुस्कुरा रहा था। उसने तस्वीर का फ्रेम नीचे की ओर रख दिया, फिर एक बंद दराज खोली। उसके अंदर एक घिसा हुआ चमड़े का फोल्डर था। उसने कुछ पीले कागज निकाले, अखबार की कतरने और कुछ जो एक अनुबंध की प्रतिलिपि जैसा लग रहा था। उसकी नजर कठोर हो गई। उसने अपनी उंगलियों को उन पन्नों पर फेरा, जैसे कोई उन यादों को फिर से जी रहा हो जिन्हें वह भूलना पसंद करेगा। उसने एक सांस ली और फिर एक तेज और दृढ़ गति से फोल्डर की सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। उन्हें जलती हुई चिमनी में फेंक दिया। आग ने कागजों को निगल लिया, उसके चेहरे को नारंगी प्रतिबिंबों से रोशन कर दिया। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसके चेहरे पर कुछ मानवीय गुजरा, शायद पछतावे का एक निशान, लेकिन यह उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। जबकि आग छटक रही थी, विक्रम लगभग खुद से बड़बड़ाया, कुछ चीजों को दफन ही रहना चाहिए। और जलते हुए कागज की आवाज उस कमरे में एकमात्र गूंज थी। अगली सुबह बेरंग शुरू हुई। आसमान उदास था और एक ठंडी हवा चेहरे को काट रही थी, जैसे सर्दी अचानक लौट आई हो। अर्जुन ने दिन के साथी था, आज बात अभी आसन। शुरुआती घंटे सामान्य होने का दिखावा करने में बिताए, लेकिन किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। ऑफिस, रिपोर्ट, फोन, सब कुछ एक दूर के शोर की तरह महसूस हुआ। उसके पिता के साथ बातचीत अभी भी गूंज रही थी और प्रिया का चेहरा उसे शांति नहीं दे रहा था। उसने पहले भी उन यादों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे उसे हर विराम में, हर खामोशी में परेशान कर रही थीं। इमारत के शीशे के प्रतिबिंब में उसने उसकी आंखें देखीं। बारिश की आवाज में उसने उस आवाज का स्वर सुना जिसने उसे दर्द से दूर कर दिया था। अंत में दोपहर के बीच में वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपनी मेज से उठा, अपनी सेक्रेटरी को नजरअंदाज करते हुए जो उसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में याद दिला रही थी, और बस कहा, सब कुछ रद्द कर दो। उसने चाबियां लीं और नीचे चला गया। आश्रम का रास्ता पहली बार से छोटा लगा, लेकिन उसकी छाती में भावना बदतर थी। इस बार वह आवेग से नहीं गया था, वह समझने की जरूरत से गया था। जब वह पहुंचा तो उसने कार को एक सुरक्षित दूरी पर पार्क किया और कुछ मिनटों तक देखता रहा। गेट खुला था और आंगन से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने अंदर जाने से पहले एक गहरी सांस ली। वही साबुन और साधारण भोजन की गंध ने उसका स्वागत किया। आंगन के उस अंदर की बच्चों के साथ कार लेकर आंगन के पार किया। उसने प्रिया को एक बेंच पर बैठे कुछ सिलते हुए देखा, जबकि 3 लड़के खेल रहे थे। एक पल के लिए वह बस उसे बच्चों को मुस्कुराते हुए देखता रहा।
चेहरे से बाल हटाने की स्वचालित हरकत। वह वही महिला थी जिसने कभी उसे प्यार में विश्वास दिलाया था, और साथ ही एक ऐसी महिला लग रही थी जिसे समय ने दर्द और लचीलेपन से गढ़ा था। जब उसने उसे सुना तो मुस्कान गायब हो गई, कंधे तन गए। जो नजर पहले शांत थी वह एक दीवार में बदल गई। तुम फिर से? उसने बिना उठे कहा। अर्जुन उसकी ओर चला, अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करता रहा। मुझे तुम्हें देखने की जरूरत थी, देखने के लिए और कुछ नहीं है। अर्जुन, उसने एक गहरी सांस ली। मैं बहस करने नहीं आया हूं, मैं तुमसे मेरी बात सुनने का अनुरोध करने आया हूं, बस इतना ही। प्रिया धीरे से हंसी, एक छोटी और कड़वी हंसी। क्या सुनना है? एक और सुंदर संस्करण जो मुझे विश्वास दिलाए कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी की। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था प्रिया, यही मुझे मार रहा है। एक दिन तुम वहां थीं और अगले दिन गायब हो गईं। वह खड़ी हुई, उसे सीधे घूरती हुई। मेरा गायब होना ही तुम्हें बचा रहा था। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे किससे बचा रहा था? उसने नजरें फेर लीं, एक गहरी सांस ली। मुझसे। इसका कोई मतलब नहीं है। वह आधा कदम पास आया, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें अकेले इस सब से गुजरने देता? प्रिया ने अपने हाथ भींच लिए, अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। उसकी आवाज ने हवा को काट दिया। फर्क यह है कि उस समय तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ था। अर्जुन चुप हो गया। शब्दों ने उसे जोर से मारा। तुमने मुझ पर तुम्हें धोखा देने का आरोप लगाया। उसने जारी रखा, उसकी आवाज दृढ़ लेकिन घुट रही थी। और एक स्पष्टीकरण का इंतजार नहीं किया, बिल्कुल नहीं। बस मुड़ गए, जैसे कि बाकी सब कुछ एक झूठ था। अर्जुन ने भ्रमित होकर अपना सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं, उसने शुरू किया लेकिन रुक गया। याद अचानक आई, एक झगड़ा, एक आरोप जिसे वह कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से के एक पल में निकल गया। तुम भी बाकियों की तरह हो प्रिया, तुम मेरा नाम चाहती हो, मुझे नहीं। याद ने उसे एक मुक्के की तरह मारा। उसने निगला, मैं गुस्से में था, मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? उसने दोहराया, अविश्वास में। तुम सब कुछ जानते थे अर्जुन, तुम जानते थे कि मैं कौन हूं, मैं क्या महसूस करती हूं। लेकिन जब चीजें मुश्किल हो गईं, तो तुमने वही विश्वास करना चुना जो आसान था। अर्जुन ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। मैंने सोचा था कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, और अगर मैंने छोड़ दिया होता, वह आगे बढ़ी तो क्या बदल जाता? तुम अपनी जिंदगी, अपना कारोबार, अपने शानदार डिनर जारी रखते। मैं बस एक जवानी की गलती होती जिसे तुम भूल जाते। वह गतिहीन खड़ा रहा। जिस गर्व ने उसे सहारा दिया था वह ढहने लगा था। यह सच नहीं है, उसने अंत में लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैं कभी नहीं भूला। उनके बीच की खामोशी एक दीवार से टकराती गेंद की आवाज से टूट गई। 3 लड़के आंगन के दूसरी तरफ हंसते हुए खेल रहे थे। प्रिया ने उनकी ओर देखा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि वे यह देखें। अर्जुन ने उसकी नजर का पीछा किया। बच्चे बिखरे बालों और गंदे घुटनों के साथ दौड़ रहे थे। रोहन, जो सबसे बड़ा था, खेल का नेतृत्व कर रहा था। बचपन में खुद का एक प्रतिबिंब। एक पल के लिए अर्जुन ने खुद को वहां देखा। दौड़ने का वही जिद्दी तरीका, बिना किसी डर के। गेंद को लात मारने पर वही विजयी मुस्कान। उसने अपनी छाती में कुछ सिकुड़ता हुआ महसूस किया। प्रिया ने बच्चों से नजरें हटाए बिना कहा, वे मेरे हैं। उसने बिना जवाब दिए एक गहरी सांस ली। जाओ अर्जुन, उसकी आवाज धीमी, थकी हुई निकली। प्लीज। वह झिझका लेकिन एक कदम उठाया। मैं बस समझना चाहता हूं। प्रिया ने अपना चेहरा फेर लिया, और मैं बस शांति चाहती हूं। कदमों की आहट ने उस पल को बाधित किया। रोहन पास आया, अपनी छाती में गेंद पकड़े हुए। उसकी आंखों में वही जिज्ञासु नजर थी जो अर्जुन की हुआ करती थी, दृढ़ और चौकस। वह उनके सामने रुका, उस लंबे आदमी को घूरता रहा जिसे वह अभी तक नहीं जानता था। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। क्या आप मम्मी की तस्वीर वाले आदमी हैं? उसने सरलता से पूछा, सीधे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके फेफड़ों से हवा निकल गई है। प्रिया हैरान होकर जम गई। बच्चे ने जारी रखा, मम्मी इसे कमरे में रखती हैं, हमने इसे एक बार देखा था। वह मासूमियत से मुस्कुराया, आप खुश लग रहे थे। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। वाक्य उसके गले में अटक गया। प्रिया ने अपने बेटे को देखा, फिर उसे दर्द और विनती के मिश्रण के साथ देखा। रोहन, अपने भाइयों के साथ खेलने जाओ, उसने दृढ़ता से अनुरोध किया। बच्चे ने आज्ञा मानी और आंगन में वापस भाग गया।
इसके बाद बची खामोशी असहनीय थी। अर्जुन ने अपना चेहरा मला, सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। उसके दिमाग में एक गांठ थी, संदेह का एक बोझ जो उसे स्पष्ट रूप से सोचने नहीं दे रहा था। उसने उसे बच्चों की ओर जाते हुए देखा। उसका शरीर थकावट से झुका हुआ था, लेकिन फिर भी शक्ति से भरा था। और उसने उस पल समझा कि शायद कहानी का एक पूरा हिस्सा था जिसे वह कभी नहीं जानता था, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बदल दिया। बाहर हवा ठंडी हो गई थी। अर्जुन धीरे धीरे कार की ओर चला। बच्चों की हंसी की आवाज अभी भी उसके पीछे गूंज रही थी, एक ही समय में कोमल और दर्दनाक। हर कदम पर उसे अपराधबोध के बोझ तले जमीन धंसती हुई महसूस हो रही थी। वह वाहन के दरवाजे पर झुका और आखिरी बार पीछे देखा। प्रिया अपने बच्चों को देख रही थी। 3 लड़के, 3 चेहरे जो उसके जैसे थे। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया। लंबे समय में पहली बार उसे उस आदमी पर शर्म महसूस हुई जो वह बन गया था। गर्व ने उसे अपनी जिंदगी का प्यार खो दिया था। अब अपराध बोध अपना मूल्य वसूलने लगा था। और जब कार आश्रम से दूर चली गई तो वह अपने दिमाग से रोहन की मासूम आवाज को नहीं हटा सका, स्मृति के तल में गूंजती हुई, क्या आप मम्मी की तस्वीर वाले आदमी हैं? अर्जुन सो नहीं सका। घंटे धीरे धीरे बीत रहे थे और घड़ी की टिक टिक उसके न रुकने वाले दिमाग का मजाक उड़ा रही थी। प्रिया के शब्द गूंज रहे थे, तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। उनमें गुस्सा था, हां, लेकिन कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसे समझ नहीं आ रहा था। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो वह हमेशा एक ही शरण लेता था, तथ्य। इसी तरह उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हल किया था। इस बार हालांकि समस्या कोई बातचीत नहीं थी, यह उसकी अपनी आत्मा थी। अगली सुबह वह सबसे पहले अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। पर्दे अभी भी बंद थे। ठंडी एसी की हवा और भारी खामोशी ने उसे जो करना था उसके लिए एकदम सही माहौल बनाया। वह कंप्यूटर के सामने बैठा और कंपनी का आंतरिक सिस्टम खोला। 2018 प्रोजेक्ट फोल्डर स्क्रीन पर चमक रहा था। जिस साल प्रिया गायब हुई थी, उसने रिपोर्ट, अनुबंध, लेखांकन रिकॉर्ड ब्राउज करना शुरू कर दिया। आंकड़े उसे एक ऐसी भाषा की तरह घूर रहे थे जो पहली बार कुछ छिपाती हुई लग रही थी। दस्तावेजों की समीक्षा करते समय एक पुरानी याद आई। 6 साल पहले उसके पिता के साथ एक बैठक। विक्रम एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के बारे में बात कर रहा था। वह प्रिया से शादी करने और कुछ कारोबार छोड़ने के बारे में सोचकर विचलित था। तुम प्यार में इतने अंधे हो कि यह नहीं देख सकते कि दांव पर क्या है, उसके पिता ने कहा था। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, उसने जवाब दिया था। अगले दिन प्रिया गायब हो गई। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा। उसने उस समय के अनुबंधों में से एक खोला, एवेलर प्रोजेक्ट, जमीन की खरीद के लिए 1 अरबों का सौदा। सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था जब तक कि उसने एक विवरण नहीं देखा। एक अलग हस्ताक्षर, एक नाम, प्रिया शर्मा। दस्तावेज में उसके नाम पर किए गए एक लेन देन को दिखाया गया था जो एक नकली खाते से जुड़ा था। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसका नाम वहां क्यों था और उसने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा था? उसने फोन उठाया। रामू, मुझे 2018 में लेखा विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की एक सूची चाहिए। मैं अभिलेखागार में देख सकता हूं साहब। क्या मैं एक यात्रा निर्धारित करूं? उनसे शुरू करो जो कंपनी छोड़ चुके हैं। उसने फोन रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, एक पूर्वाभास बनने लगा था। कुछ घंटे बाद शहर के केंद्र में एक छिपे हुए कैफे में वह कंपनी की एक पूर्व अकाउंटेंट आयु से मिला। वह उसे देखकर हैरान थी। मिस्टर खन्ना, कई साल हो गए। अर्जुन ने औपचारिकताओं को नजरअंदाज किया। मुझे तुमसे यह बताने की जरूरत है कि क्या तुम्हें 2018 में किए गए एक ऑपरेशन को याद है जिसे एवेलर प्रोजेक्ट कहा जाता था? उसकी आंखें फैल गईं। उसने चारों ओर देखा, अपनी आवाज धीमी की। यह उन सबसे अजीब अनुबंधों में से एक था जो मैंने वहां देखे थे। अजीब कैसे? दोहरी गतिविधियां थीं, हस्ताक्षर जो मूल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। मुझे याद है कि उनमें से एक महिला का था जो कभी किसी बैठक में नहीं आई। उसका नाम था, वह जिचकी, प्रिया शर्मा। अर्जुन ने अपना पेट जमते हुए महसूस किया। और तुमने इसका उल्लेख किसी से किया? मिस्टर विक्रम खन्ना से। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस मामले को दोबारा न छूं। कहा कि यह सिर्फ एक दस्तावेजीकरण की गलती थी।
उसके बाद मुझे दूसरे सेक्टर में स्थानांतरित कर दिया गया। अर्जुन गतिहीन चुप रहा। टुकड़े एक पुरानी पहेली में फिट होने लगे थे, लेकिन विक्रम ने प्रिया के नाम के साथ क्या किया था और क्यों? इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में प्रिया ने बच्चों को सुलाने का काम पूरा किया। आश्रम शांत था और केवल गलियारे की मंद रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। रोहन सो चुका था। राहुल और राज कागज के टुकड़ों से खेल रहे थे, हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे। सो जाओ मेरे प्यारे, उसने कहा उन्हें कंबल ओढ़ाते हुए। जब आखिरी बच्चे की सांसें स्थिर हो गईं, तो वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और छत को घूरने लगी। वह थकी हुई थी, लेकिन यह उस तरह की थकान नहीं थी जो नींद से ठीक हो जाती है। यह बहुत लंबे समय तक एक रहस्य को ढोने का बोझ था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अतीत जोर से वापस आया। 6 साल पहले वह खन्ना परिवार के घर में थी, बरामदे में बैठी थी। विक्रम एक पितृसत्तात्मक लहजे के साथ पास आया, जिसने कभी भी पूरा विश्वास नहीं जगाया। अर्जुन सब कुछ बर्बाद करने वाला है, उसने कहा था, और तुम ही उसे रोक सकती हो। प्रिया ने उसे भ्रमित होकर देखा। मैं समझी नहीं। वह एवेलर के साथ अनुबंध रद्द करना चाहता है। अगर वह ऐसा करता है तो कंपनी को अरबों का नुकसान होगा। मुझे पता है कि वह तुम्हारी सुनता है। मुझे तुमसे उसे इंतजार करने के लिए मनाने की जरूरत है। उसने यह समझाने की कोशिश की कि शादी का कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विक्रम अड्डा रहा। तुम्हें समझ नहीं आता कि दांव पर क्या है। इसमें खतरनाक लोग शामिल हैं। अगर अर्जुन मना करता है तो यह उसका अंत हो सकता है। उसने एक ऐसे लहजे में कहा था जो एक छिपी हुई धमकी जैसा लग रहा था। उस रात उसने उसे एक लिफाफा दिया। उसके अंदर दस्तावेजों का एक सेट था। इस पर हस्ताक्षर करो प्रिया। यह सिर्फ उसके नाम की रक्षा के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी है। वह झिझकी। मैं क्यों? क्योंकि वह तुम पर विश्वास करता है। विक्रम ठंड से मुस्कुराया। और मैं भी। उसने यह सोचे बिना हस्ताक्षर कर दिए कि वह अपनी ही बर्बादी की ओर पहला कदम उठा रही है। कुछ दिनों बाद उसे परिवार के वकील का फोन आया। मिस शर्मा, मुझे डर है कि आपका नाम एक संदिग्ध लेन देन से जुड़ गया है। क्या? कैसे? एक अनियमित बैंक हस्तांतरण में आपके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज हैं। उसकी दुनिया ढह गई। उसने अर्जुन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। और फिर विक्रम फिर से प्रकट हुआ। तुम्हें कुछ समय के लिए गायब होने की जरूरत है, उसने एक दृढ़ आवाज में कहा था। मैं सब कुछ सुलझा सकता हूं, लेकिन अगर तुम उसके पास रहोगी तो तुम उसे बर्बाद कर दोगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वह रोई। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वे क्या विश्वास करेंगे। प्रिया कांप रही थी। उसे जानने की जरूरत थी। नहीं, विक्रम ने उसे काटा। तुम वही करोगी जो सही है। तुम उसकी भलाई के लिए गायब हो जाओगी। उसने उसे एक टिकट, कुछ पैसे और एक पुराना फोन दिया। जब उसने अर्जुन को एक बार फिर फोन करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ किसी ने जवाब दिया। एक महिला की आवाज। अर्जुन व्यस्त है। प्रिय। वह आगे बढ़ चुका है। उस वाक्य की आवाज अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। सालों बाद प्रिया खिड़की के पास एक समाधि से जागी। उसने अपने सोते हुए बच्चों को देखा और अपने पेट को छुआ, याद करते हुए जब उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता चला। अकेली, डरी हुई, यह विश्वास करते हुए कि वह गायब होकर सही काम कर रही है। तभी सड़कें उसका घर बन गईं और खामोशी उसकी ढाल। वर्तमान में वापस अर्जुन अपने सिर से एवेलर प्रोजेक्ट का नाम नहीं हटा सका। वह कंपनी में वापस गया, मृत अभिलेखागार में घुसा और पुराने फोल्डरों को खंगालना शुरू कर दिया। जब उसे 2018 गोपनीय चिह्नित एक बक्सा मिला तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसके अंदर पीले कागज, बैंक सबूत और निदेशक मंडल की मुहर वाली रिपोर्ट थी। उसने सब कुछ मेज पर फैला दिया, पन्ने दर पन्ने, जब तक कि किसी चीज ने उसे रोक नहीं दिया। एक बैंक स्टेटमेंट ठीक उसी महीने का जब प्रिया गायब हुई थी। प्राप्तकर्ता प्रिया शर्मा के नाम पर खोला गया एक खाता, लेकिन हस्ताक्षर उसका नहीं था। अर्जुन जानता था। वह उस कामपति लिखावट को कहीं भी पहचान लेता, और यह स्पष्ट रूप से नहीं थी। यह सटीक, व्यवस्थित लिखावट थी। विक्रम की लिखावट। एक पल के लिए दुनिया जैसे आवाज खो बैठी। अर्जुन कुर्सी पर पीछे झुक गया। कागज उसके हाथ में कांप रहा था। वहां उसके सामने सबूत था। किसी ने एक अवैध लेन देन में प्रिया के नाम का इस्तेमाल किया था, और किसी कारण से उसका पिता इस सब के केंद्र में था। खोज का बोझ उसे कुचल रहा था। उन दस्तावेजों के पीछे और क्या छिपा था?
ऑफिस की रोशनी खिड़की पर प्रतिबिंबित हुई और एक पल के लिए अर्जुन ने अपना प्रतिबिंब देखा। वही नजर जो बच्चों की थी, और एक ठंडक के साथ समझा जो उसके पूरे शरीर में फैल गई कि वह अतीत जिसे वह दफन मान चुका था फिर से हिलने लगा था। उसके हाथ में मसला हुआ कागज जैसे जल रहा था। उसने उसे मेज पर रखा, खुद से फुसफुसाया, आपने क्या किया पिताजी? और ऑफिस की खामोशी ही उसका एकमात्र जवाब था। भोर जैसे खत्म नहीं हो रही थी। अर्जुन सोफे पर बैठा रहा। उसके सामने के दस्तावेज एक मूक दुश्मन की तरह थे। प्रिया के जाली हस्ताक्षर उसके सामने किसी भी याद से ज्यादा वास्तविक रूप से धड़क रहे थे। विक्रम के शब्द, कुछ चीजों को दफन ही रहना चाहिए, अब एक उदास वजन रखते थे। वह कितना भी इनकार करने की कोशिश करे, उसके भीतर कुछ पहले से ही जानता था। उसका पिता शामिल था। उसे फिर से प्रिया का सामना करने की जरूरत थी, बहस करने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए। जब कार्य आश्रम के सामने रुकी तो सूरज निकल रहा था। अर्जुन बिना बताए उतरा। गेट अभी भी बंद था और बच्चों की आवाजें आंगन में भरने लगी थीं। एक कर्मचारी ने उसे पहचान लिया। आप प्रिया मैडम के बच्चों के पिता हैं? उसने स्वाभाविक रूप से पूछा। अर्जुन झिझका। मैं परिवार का दोस्त हूं। उसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जहां वह दान के कपड़े सिल रही थी। जब उसने उसे देखा तो प्रिया जम गई। तुम फिर से? उसने कपड़ा नीचे रखते हुए बड़बड़ाया। मैंने तुमसे वापस न आने के लिए कहा था, मुझे पता है, उसने शांति से जवाब दिया, लेकिन मुझे कुछ मिला है। उसने रक्षात्मक रूप से हाथ उठाया। तुम 6 साल बाद क्या खोज सकते हो? अर्जुन ने मेज पर दस्तावेज की एक प्रति रखी। यह तुम्हारे गायब होने से कुछ महीने पहले तुम्हारे नाम पर किया गया एक लेना देन है। प्रिया पीली पड़ गई। तुम्हें यह कहां से मिला? कंपनी के अभिलेखागार में। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कांप रही थी। और तुम्हें पता है कि इससे भी बुरा क्या है? हस्ताक्षर तुम्हारा नहीं है। खामोशी एक पत्थर की तरह गिरी। प्रिया ने नजरें फेर लीं। उसकी उंगलियां कपड़े को कसकर पकड़ रही थीं। तुम्हें इसे नहीं छूना चाहिए था, मुझे समझना था। प्रिया, वह फट पड़ा। सालों तक मैं मानता रहा कि तुमने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे पता चलता है कि किसी ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल एक अपराध को छिपाने के लिए किया। उसने अपनी नजरें उठाईं और उनमें दर्द था, लेकिन डर भी। और अब यह जानने से क्या फायदा? क्या यह जो हुआ उसे मिटा देगा? अर्जुन ने अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं कुछ भी मिटाना नहीं चाहता। मैं समझना चाहता हूं कि तुम क्यों गईं। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया। वह भ्रमित होकर झपका। क्या? उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है, उसने एक घुटती आवाज में कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं रुकी तो तुम मेरे साथ बर्बाद हो जाओगे, कि खन्ना नाम कीचड़ में घसीटा जाएगा। अर्जुन आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हें यह किसने बताया? प्रिया झिझकी, एक गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता ने। वाक्य एक मुक्के की तरह गिरा। अर्जुन गतिहीन खड़ा रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। मेरे पिता ने, उसने अविश्वास में दोहराया। उन्होंने मुझे खोजा। आंसू आने लगे। कहा कि मेरे खिलाफ सबूत हैं, कि मेरा नाम गबन में शामिल है। उन्होंने मुझे दस्तावेज, तस्वीरें दिखाईं। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ा। प्रक्रिया करने की कोशिश कर रहा था। यह असंभव है, उसने बड़बड़ाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जाना चुना। प्रिया बिना किसी हास्य के हंसी। हां, हर किसी को वह झूठ मिला जो उसे सुनने की जरूरत थी। अर्जुन बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था। एक पल के लिए खामोशी ने कमरे को भर दिया। प्रिया चुपचाप रो रही थी, जैसे सब कुछ फिर से जी रही हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बचा रही हूं, उसने अंत में कहा। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं वापस नहीं जा सकती थी। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अर्जुन ने अपनी नजरें उठाईं और उसके भीतर कुछ टूट गया। गुस्सा अपराधबोध में बदल गया। अपराधबोध हताशा में बदल गया। तुमने उसके बाद मुझे क्यों नहीं खोजा? उसने एक धागे जैसी आवाज में पूछा। क्योंकि डर कभी नहीं गया, उसने उसे घूरा, और ईमानदारी से। क्योंकि मुझे लगा कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ढूंढा जाए। अर्जुन ने अपना मुंह खोला, लेकिन बोल नहीं सका। उसकी हर बात चेतना में एक चुभन थी। तभी सुनीता कमरे में आई, तनावपूर्ण खामोशी को बाधित करती हुई। यहां सब ठीक है? उसने पूछा, माहौल को महसूस करते हुए। प्रिया ने तेजी से अपने आंसू पोंछे। हां सुनीता, सब ठीक है। लेकिन अर्जुन खड़ा हो गया। नहीं, सब ठीक नहीं है। सुनीता ने उसे मूल्यांकन करते हुए देखा। तुम अर्जुन हो, है ना?
उसने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे यह समझने की जरूरत है कि उन्होंने उस महिला के साथ क्या किया जिसे मैं प्यार करता था। जिस तरह से उसने प्यार करता था कहा, उसने हवा को भारी बना दिया। प्रिया ने नजरें फेर लीं। सुनीता अपनी शांतता के साथ पास आई। कभी कभी समझना भूलने से ज्यादा दर्दनाक होता है, उसने शांति से कहा, लेकिन अगर यह ठीक होने के लिए है तो यह एकमात्र रास्ता है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। मैं पता लगाऊंगा कि क्या हुआ था। प्रिया ने उसे थके हुए देखा। और तुम उसके साथ क्या करोगे? अर्जुन, बदला, दोष? यह जो हमने सहा उसे नहीं बदलेगा। उसने अपना सिर हिलाया। यह बदले के बारे में नहीं है, यह सच्चाई के बारे में है। मैं सालों तक एक झूठ में जिया, और अगर किसी ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है तो मुझे उस व्यक्ति की आंखों में देखने की जरूरत है। सुनीता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो शांति से शुरू करो। उसने उसकी बाह को छुआ। उसे तुम पर फिर से विश्वास करने की जरूरत है। अर्जुन ने आखिरी बार प्रिया को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन अब गुस्सा नहीं था, केवल थकावट। वह उसे गले लगाना चाहता था, कहना चाहता था कि वह उस पर विश्वास करता है, लेकिन वह जानता था कि एक जल्दबाजी वाला इशारा इसके विपरीत करेगा। वह एक कदम पीछे हटा। मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ पता लगाऊंगा। प्रिया, उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी निकली, भले ही यह मेरे अपने नाम को बर्बाद कर दे। उसने उसे चुपचाप देखा। एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसकी आंखों में कुछ चमका, विश्वास की एक चिंगारी, शायद उम्मीद। अर्जुन मुड़ा और बाहर निकल गया। सुनीता प्रिया के पास रही, जिसने एक गहरी सांस ली। उसके हाथ अभी भी उस कपड़े पर कांप रहे थे जिसे वह पकड़े हुए थी। बाहर बच्चों के खेलने की आवाज ने फिर से हवा भर दी, जैसे कि दुनिया जारी रखने पर अड़ी हो। लेकिन उन दोनों के बीच अतीत अंततः टूटना शुरू हो गया था। भीतर से बाहर की ओर दरारें पड़ रही थीं, जैसे एक लगभग टूटे हुए शीशे की तरह। आसमान काले बादलों से भरा था। जब अर्जुन तीसरी बार आश्रम पहुंचा, उसके कदमों में अब गुस्सा नहीं था या संदेह, केवल सच्चाई का बोझ था जो सामने आने लगा था। प्रिया ने उसे सावधानी से स्वीकार किया। उसने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसे जाने के लिए भी नहीं कहा। यह एक शुरुआत थी। अर्जुन ने दोपहर बच्चों को आंगन की दीवारों को रंगने में मदद करते हुए बिताई। सुनीता द्वारा आयोजित एक गतिविधि, हंसी, गंदे हाथ, बचपन की हल्की अराजकता, यह सब जीवन के टुकड़ों की तरह लग रहा था, जिसे उसने कभी नहीं सोचा था कि वह फिर से छू सकेगा। जुड़वा बच्चों ने उसे उत्सुकता से देखा। रोहन हमेशा सबसे चौकस उसकी हरकतों की नकल कर रहा था, उसी तरह भौहें उठा रहा था, ध्यान केंद्रित करते हुए उसी तरह भौहें सिकोड़ रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और अपनी छाती के अंदर कुछ पुनर्व्यवस्थित होता हुआ महसूस किया, जैसे कि समय अंततः जो नष्ट हो गया था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जब दोपहर खत्म हुई तो बादल और घने हो गए। हवा ने बारिश की घोषणा की। बच्चों ने खिलौने और ब्रश समेटना शुरू कर दिया। प्रिया चुपचाप गीले कपड़े इकट्ठा कर रही थी। तभी रोहन ने कागज और नोटबुक से भरे एक पुराने बक्से को खंगाला और कुछ अलग पाया। मम्मी, वह चिल्लाया, क्या मैं यह नोटबुक देख सकता हूं? प्रिया ने अपनी नजरें उठाईं। इससे सावधान रहना बेटा, यह पुरानी है। ठीक है, बच्चे ने फर्श पर बैठते हुए जवाब दिया। नोटबुक में चमड़े का कवर था, किनारे घिसे हुए थे और समय की गंध आ रही थी। पीले पन्नों के बीच चित्र, नोट्स और सावधानी से तय किया हुआ एक पत्र था। रोहन ने कागज खोला और उत्सुकता से पहली पंक्तियां पढ़ीं। अभी भी शब्दों पर लड़खड़ा रहा था। प्रिय अर्जुन, उसने धीरे से कहा। उसका नाम अर्जुन, जो कुछ मीटर दूर था, ने अपनी नजरें उठाईं। तुमने क्या कहा रोहन? बच्चा उत्साह से मुस्कुराया। यहां तुम्हारा नाम है। और वह उसकी ओर दौड़ा, छोटे हाथ में कागज, उसे शुरू हो रही बूंदाबांदी से बचाता हुआ। प्रिया को एहसास हुआ कि वह क्या था और वह पीली पड़ गई। रोहन, नहीं। उसने चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा सांस रोककर अर्जुन के सामने पहुंचा और कागज बढ़ाया। यह तुम्हारा नाम है, देखो, मैंने इसे पढ़ा। अर्जुन ने भ्रमित होकर कागज लिया। लिखावट जानी पहचानी थी, नाजुक, कांपती हुई, जल्दबाजी में लिखी हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन, अगर किसी दिन तुम्हें यह पत्र मिले तो इसका मतलब है कि सच्चाई ने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया है। उसने चुपचाप पढ़ा और अगले शब्द जैसे उसे घायल कर रहे थे। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने ऐसा दिखाया। तुम्हारे पिता ने मुझे खोजा, कहा कि एक योजना है जिसमें कंपनी शामिल है,
और मेरा नाम अवैध हस्तांतरण को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने दस्तावेजों पर यह सोचकर हस्ताक्षर किए कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूं, लेकिन यह एक जाल था। उन्होंने मुझे झूठे सबूत, तस्वीरें, यहां तक कि तुम्हारी ओर से आए प्रतीत होने वाले संदेश भी दिखाए। कहा कि अगर मैं वापस आई तो सब कुछ तुम पर आ जाएगा। मैंने विश्वास किया अर्जुन, मैंने विश्वास किया कि गायब होना ही तुम्हें बचाने का एकमात्र तरीका था। बूंदाबांदी के नीचे पंक्तियां धुंधली होने लगीं। अर्जुन ने अपने हाथ में कागज को मसला, कंपन को रोकने की कोशिश करता रहा। प्रिया धीरे धीरे पास आई, बीच में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने पढ़ना जारी रखा, उसकी आवाज घुट गई। अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पिता ने क्या किया तो उनसे नफरत मत करना। डर लोगों को क्रूर काम करने के लिए प्रेरित करता है। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम जानो कि मैंने कभी प्यार करना बंद नहीं किया। मैंने बस अस्तित्व में रहना बंद कर दिया ताकि तुम अस्तित्व में रह सको। अर्जुन रुक गया, उसकी नजर शून्यता में खो गई। बारिश की बूंदें अब तेजी से गिरने लगी थीं। आश्रय की तलाश में दौड़ते बच्चों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। पूरी दुनिया उसके भीतर चुप हो गई थी। पत्र उसके हाथ में कांप रहा था। हर शब्द अतीत को फिर से लिख रहा था, एक याद के रूप में नहीं, बल्कि एक खुले घाव के रूप में। प्रिया ने एक कदम उठाया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस तरह जानो, उसने टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। मैंने उस पत्र को छिपा दिया था ताकि उसे फिर कभी न पढ़ूं। अर्जुन ने अपनी आंखें उठाईं। उसका चेहरा पीला, गीला, बारिश से या आंसुओं से। यह कहना असंभव था। मेरे पिता, उसने बड़बड़ाया, फिल्मा, उन्होंने यह किया। उसने जवाब नहीं दिया। जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने मुश्किल से सांस ली। उस गुस्से को रोकने की कोशिश करता रहा जो एक आग की तरह बढ़ रहा था। बारिश अब जोरों से हो रही थी, आंगन को भिगो रही थी। बच्चे छतरी के नीचे हंस रहे थे। कुछ मीटर दूर हो रही त्रासदी से अनजान थे। वह एक कदम पीछे हटा। पत्र अभी भी हाथ में था और कद्दू जैसे आसमान को घूरा। पानी उसके चेहरे पर ठंडा बह रहा था, लेकिन कुछ भी उस झटके की गर्मी को नहीं बुझा सकता था जो भीतर जल रहा था। पत्र के आखिरी शब्द उसके सिर में लगातार गूंज रहे थे। मैंने बस अस्तित्व में रहना बंद कर दिया ताकि तुम अस्तित्व में रह सको। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बारिश ने उसे पूरी तरह से ढक लिया, जैसे कि पूरी दुनिया उसे साफ करना चाहती हो या उसे सजा देना चाहती हो। लेकिन कोई शुद्धिकरण संभव नहीं था। समत्र में सामले दर्द बहुत पुराना था। और वहां खाली आंगन के बीच में, हाथ में मसले हुए कागज के साथ, उसने समझा कि जो कुछ बचा था वह सच्चाई का सामना करना था, भले ही यह उसके बचे हुए हिस्से को नष्ट कर दे। धीरे धीरे उसने अपनी बाहें शरीर के किनारों पर गिरा दी। कागज बूंदों में बिखर गया। स्याही उसकी उंगलियों पर बह गई और बारिश की आवाज एक सदमे में पड़े आदमी की पूर्ण खामोशी की एकमात्र गवाह बन गई। बारिश अभी भी हो रही थी जब अर्जुन ने मालाबार हिल में खन्ना परिवार की विशाल हवेली के सामने कार पार्क की। कार का शीशा बूंदों से ढका हुआ था और एक पल के लिए वह बस चुपचाप बैठा रहा, उस भव्य घर को देखता रहा जो कभी सुरक्षा का प्रतीक था। अब यह केवल ठंडा लग रहा था, गर्व और झूठ का एक स्मारक। उसके पिता के ऑफिस की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। अर्जुन ने अपनी जेब में पत्र का बोझ महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह है पत्र का इरादा था। बातचीत सब कुछ बदल देगी, लेकिन कोई वापसी नहीं थी। उसने गेट धकेला और गलियारे से गुजरा, नौकरानी की आवाज को नजरअंदाज करते हुए जो उसे घोषित करने की कोशिश कर रही थी। उसने हॉल को पार करके दृढ़ता से ऑफिस में प्रवेश किया। विक्रम शांति से दस्तावेज पढ़ रहा था। जब उसने उसे देखा तो उसने एक सीखी हुई शांति के साथ अपनी आंखें उठाईं। अर्जुन, आश्चर्य। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वह मेज तक गया और पत्र उस पर फेंक दिया। कागज मसला हुआ था, बारिश से उसके किनारे फट गए थे। आप इसे पहचानते हैं? विक्रम ने बिना छुए कागज को घूरा। यह अब क्या है? यह सच्चाई है, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज भारी थी, दबी हुई। वह सच्चाई जिसे आपने 6 साल तक छिपाया। पिता आगे की ओर झुका, अपनी कोहनी मेज पर टिका दी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अर्जुन आगे बढ़ा। जानते हैं, यह पत्र प्रिया का है। उसने सब कुछ बताया। कैसे आपने उसे विश्वास दिलाया कि मैं खतरे में हूं, कैसे आपने अवैध हस्तांतरण को कवर करने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल किया, कैसे आपने अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसकी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। विक्रम ने एक सांस ली, धीरे धीरे खड़ा हुआ।
मुझे लगा था कि यह एक दिन वापस आएगा। तो यह सच है, अर्जुन ने ऊंची आवाज में कहा। आपने वह किया। पिता शांत रहा। मैंने वही किया जो जरूरी था। अर्जुन हैरान होकर गतिहीन खड़ा रहा। क्या जरूरी था? आपने एक निर्दोष महिला को बर्बाद कर दिया। निर्दोष? विक्रम पास आया। एक महिला जो सब कुछ बर्बाद कर देती। तुम एक ऐसी महिला से शादी करने के लिए 1 अरबों का अनुबंध छोड़ देते जिसके पास कुछ नहीं था। अर्जुन, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। नहीं कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे? बेटा चिल्लाया, क्योंकि आप अपने नाम को अपने दायरे से बाहर किसी से जुड़ा हुआ नहीं देख सकते थे। मैंने वही किया जो कोई भी पिता करता, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी थी। मैंने परिवार की विरासत की रक्षा की। अर्जुन ने अपने हाथ से मेज पर मारा, जिससे पेन लुढ़क गया। किसकी रक्षा की? झूठ की? गर्व की? आपने उस महिला को बर्बाद कर दिया जिससे मैं प्यार करता था, और मैंने उसके लिए आपको धन्यवाद दिया। उसकी आवाज दर्द से भरी हुई टूट गई। मैंने आपको धन्यवाद दिया पिताजी। मैंने विश्वास किया कि उसने मुझे छोड़ दिया, और आपने मेरी आंखों में देखा और मुझे ऐसा सोचने दिया। विक्रम ने नजरें फेर लीं। एक पल के लिए पूर्ण खामोशी, केवल खिड़की से टकराती बारिश की आवाज। मैंने परिवार की भलाई के लिए सब कुछ किया, उसने लगभग फुसफुसाते हुए बड़बड़ाया। तुम युवा थे, आवेगी थे। मैं वह सब कुछ नहीं फेंक सकता था जो मैंने एक रोमांस के लिए बनाया था। अर्जुन कड़वाहट से हंसा। रोमांस? आप प्यार को ऐसे कहते हैं? प्यार साम्राज्यों को नहीं बनाए रखता, पिता ने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन पास आया। जब तक कि वह उसके आमने सामने नहीं हो गया, तो शायद आपका साम्राज्य कभी वास्तविक नहीं था। शब्दों ने विक्रम को एक मुक्के की तरह मारा। वह आधा कदम पीछे हटा। उसकी आंखें पहली बार भर आई थीं। तुम्हें समझ नहीं आता, उसने कर्कश आवाज में कहा। वह कारोबार, वह अनुबंध कंपनी का भविष्य था, परिवार का भविष्य। अगर वह ढह जाता तो तुम्हारे दादा ने जो कुछ भी बनाया था वह भी ढह जाता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। और उसके लिए आपने अपने ही बेटे की प्रिय महिला को बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने अपनी आवाज उठाए बिना पूछा। उसके लिए आपने उसे 3 बच्चों के साथ अकेले सड़क पर छोड़ दिया। पिता की खामोशी ही काफी जवाब थी। अर्जुन ने अपने गले में एक गांठ बनती हुई महसूस की। मैं एक झूठ में जिया पिताजी। उसकी आवाज कांपती हुई निकली। मैंने जो कुछ भी हासिल किया, मैंने जो भी निर्णय लिए, वे आपके द्वारा गढ़ी गई किसी चीज पर आधारित थे। विक्रम ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज विफल रही। तुम्हें मजबूत होने की जरूरत थी, मुझे इंसान होने की जरूरत थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आई थीं। और आपने मुझे एक पत्थर बनना सिखाया। एक पल के लिए कोई नहीं हिला। हवा बहुत घनी महसूस हुई। फिर अर्जुन ने अपनी जेब से कंपनी का कर्मचारी कार्ड निकाला। वही कार्ड जो वह काम के पहले दिन से ले जा रहा था। खन्ना ग्रुप का सुनहरा प्रतीक लैंप की रोशनी में चमक रहा था। उसने उसे 1 सेकंड के लिए देखा, फिर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। टूटे हुए प्लास्टिक की आवाज एक सजा की तरह गूंज उठी। विक्रम ने उसे चुपचाप देखा। उसका चेहरा दर्द और लाचारी से तना हुआ था। अर्जुन दरवाजे की ओर बढ़ा। आज से, उसने एक दृढ़ आवाज में कहा, खन्ना नाम मेरे साथ मर जाता है। और वह बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। ऑफिस में विक्रम गतिहीन रहा। बारिश की आवाज अब और तेज लग रही थी। छोटे छोटे मुक्कों की तरह शीशे से टकरा रही थी। वह मेज तक गया और फर्श पर पड़े फटे हुए कर्मचारी कार्ड को घूरा। एक पल के लिए उसने अपना सिर पकड़ा, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। जिस साम्राज्य को बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वह दिवालियापन के कारण नहीं, बल्कि भीतर से ढहने लगा था। पहली बार विक्रम खन्ना अकेला था, केवल उन चीजों की गूंज से घिरा हुआ था जिन्हें उसने एक नाम के लिए नष्ट कर दिया था। शहर की बत्तियां आश्रम के सामने खड़ी कार के शीशे पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। अर्जुन को अब नहीं पता था कि वह हर रात वहां क्या खोज रहा था। शायद प्रायश्चित, शायद सजा। झुकी हुई सीट उसका बिस्तर बन गई थी। सुबह दूर से आती बच्चों की हंसी की आवाज उसका अलार्म थी। वह थोड़ा सोता था, बहुत ज्यादा सोचता था। रात की हवा आवाजों की गूंज लाती थी, प्रिया की, बच्चों की, और यहां तक कि ऑफिस में अपने पिता पर चिल्लाने की उसकी अपनी आवाज। वह अब वह आदमी नहीं था जो उस जगह में दाखिल हुआ था। उसने एक साम्राज्य, एक नाम, अहंकार खो दिया था। जो कुछ बचा था वह अपराध बोध का बोझ था और ठीक करने की इच्छा।
भले ही बहुत देर हो चुकी हो। अगली सुबह कदमों की आहट ने उसे जगाया। रोहन और राहुल गेट से गुजरे एक कपड़े की गेंद को धकेलते हुए। जब उन्होंने कार देखी तो वे रुक गए, एक दूसरे से फुसफुसाए। रोहन सावधानी से पास आया। नमस्ते, तुम यहां सोए? अर्जुन ने खिड़की खोली, हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा लगता है। बच्चे ने उत्सुकता से अंदर देखा। मम्मी कहती हैं कि कार में सोने से पीठ में दर्द होता है। अर्जुन कई दिनों में पहली बार हंसा। वह सही कहती हैं। राहुल, जो ज्यादा शर्मीला था, अपने भाई के पीछे छिप गया। तुम मम्मी को देखने आए हो? अर्जुन झिझका। मैं तुम लोगों को भी देखने आया हूं। रोहन संतुष्टि से मुस्कुराया। तो चलो खेलते हैं, हमें एक कीपर की जरूरत है। अर्जुन ने आश्रम को संदेह से देखा। प्रिया अभी तक बाहर नहीं आई थी, लेकिन वह जानता था कि वह उसे आंगन से देखेगी। शायद यह बेहतर था, ताकि वह बिना शब्दों के देखे कि वह नहीं गया था। वह कार से उतरा और बच्चे खुशी से चिल्लाए। अगले आधे घंटे तक वह उस छोटे से ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया। उसने किक रोके, गिरा, हंसा, खुद को मिट्टी से गंदा होने दिया। बच्चों की हर हंसी उस जगह पर लगी जिसे वह सोचता था कि अब नहीं है। खेल के अंत में रोहन उसके बगल में बैठा, पसीने से तर और खुश। तुम अच्छे हो, क्योंकि मैंने बचपन में तुम्हारे पिता के साथ बहुत अभ्यास किया था। सवाल सरल था, लेकिन उसने उसे सीधे मारा। अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। अकेले नहीं। बच्चा उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे कि जरूरत से ज्यादा समझ रहा हो। आश्रम के अंदर से प्रिया खिड़की से देख रही थी। उसके 3 बच्चे अर्जुन के चारों ओर हंस रहे थे। यह एक अलग समय का दृश्य लग रहा था। वह नजरें फेरना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। उसके एक हिस्से में अभी भी उस आदमी की छाया थी। तिरछी मुस्कान, देखभाल करने का तरीका, दृढ़ उपस्थिति। लेकिन एक डर था, वही डर जो सालों तक उसका साथ देता रहा। सुनीता उसके बगल में प्रकट हुई, अपनी बांह खिड़की पर टिका दी। वे खुश हैं, उसने शांति से कहा। प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वह कोशिश कर रहा है। प्रिया, सुनीता ने धीरे से बात की। कभी कभी लोग खोने का मतलब तभी सीखते हैं जब वे वास्तव में खो देते हैं, और अगर बहुत देर हो चुकी हो। प्रिया ने एक फुसफुसाहट में पूछा। जो वास्तव में महसूस करते हैं उनके लिए कभी देर नहीं होती, सुनीता ने जवाब दिया। प्रिया ने नजरें फेर ली, चुपचाप अपनी आंखें पोंछीं। वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन की वह खामोश उपस्थिति कुछ ऐसा हिलाने लगी थी जिसे वह मरा हुआ मान चुकी थी। उस रात अर्जुन कार में वापस आया। उसमें रहने की जगह मांगने की हिम्मत नहीं थी, न ही वह उसके स्थान पर घुसपैठ करना चाहता था। हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई और वह वहां बैठा रहा, दूर की रोशन इमारत को घूरता रहा। उसने अपना फोन निकाला और पुरानी तस्वीरें खोली। वह और प्रिया एक यात्रा पर यह जाने बिना मुस्कुरा रहे थे कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। उन तस्वीरों और वर्तमान के बीच का अंतर दर्दनाक था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, बारिश की आवाज को खामोशी भरने दिया। शीशे पर एक दस्तक ने उसे जगाया। रोहन एक छोटी टॉर्च से खिड़की पर दस्तक दे रहा था। वक्चकता सारी हर उनकी कोटी से ही। तुम अभी भी जागे हो? अर्जुन ने शीशा नीचे किया। सो नहीं सकता। रोहन ने उसे कुछ दिया, एक तह किया हुआ पतला कंबल। मम्मी ने भेजा है, उसने कहा, बाद में ठंड लगेगी। अर्जुन ने कपड़ा पकड़ा, हैरान। उन्होंने भेजा। बच्चा सिर हिलाया, मुस्कुराया। वह बस दिखावा करती हैं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। अर्जुन भावुक होकर हंसा। सच में? हम जानते हैं। रोहन ने आंख मारी। शुभ रात्रि अंकल। बच्चा उसके जवाब देने से पहले भाग गया। अर्जुन ने चुपचाप कंबल को देखा। उसका दिल भारी महसूस हुआ। यह एक इशारे से ज्यादा था। यह एक छोटी सी दरार थी, लेकिन वास्तविक। उसने सीट को झुकाया और खुद को कंबल से ढक लिया। लंबे समय में पहली बार वह शांति से सोया। अगले कुछ दिन उसी लय का पालन करते रहे। अर्जुन ने जो भी हो सका मदद की। नल ठीक किए, दीवारें रंगीन, बच्चों को कहानियां सुनाई। प्रिया बंद रही, लेकिन अब उसकी नजर से बहुत ज्यादा नहीं बचती थी। एक दोपहर जब वे कपड़े की लाइन से कपड़े इकट्ठा कर रहे थे, तो उसने अंततः बात की। तुम यह क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने टूल बॉक्स नीचे रखा और उसे देखा। क्योंकि मुझे तुम्हें फिर से सुनने का अधिकार अर्जित करने की जरूरत है। उसने एक गहरी सांस ली। यह बेकार है। मैं अब वही व्यक्ति नहीं हूं। मैं भी नहीं, उसने ईमानदारी से कहा। और शायद इसीलिए अब हम एक अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं। प्रिया ने जवाब नहीं दिया।
बस एक गीले कपड़े को कसकर पकड़े रही, लेकिन उसकी नजर में कुछ अलग था। अब शुद्ध अविश्वास नहीं, बल्कि एक डर जो इच्छा के साथ मिला हुआ था। सुनीता ने दूर से देखा, मुस्कुराई। वह जानती थी कि घाव अभी भी खुला है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कब माफी अपना रास्ता दिखाने लगती है। उस रात अर्जुन कार में वापस आया, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने आसमान को देखा। बादलों के बीच चांद दिखाई दिया। आश्रम शांत था और बच्चों के कमरों की बत्तियां अभी भी जल रही थीं। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने खो दी थीं, और पहली बार महसूस किया कि शायद अभी भी कुछ हासिल किया जा सकता है। एक साम्राज्य नहीं, एक नाम नहीं, बल्कि होने का एक साधारण अधिकार। वह कुर्सी पर झुका, अपनी आंखें बंद कर लीं, और ठंड और दूर के शहर के शोर के बीच उसने अपने भीतर के खालीपन को धीरे धीरे भरते हुए महसूस किया। उस माफी से नहीं जो उसने अभी तक नहीं पाई थी, बल्कि उसका इंतजार करने के साहस से। समाचार की आवाज ने सुबह की खामोशी को भर दिया। अर्जुन कार में अभी भी आश्रम के सामने पार्क की हुई रेडियो से गूंजती एक दृढ़ रिपोर्टर की आवाज से जागा। खन्ना ग्रुप पर नई जांच। सूत्रों का कहना है कि पुराने अनुबंधों की समीक्षा की जा रही है और पूर्व अधिकारियों से जुड़ी अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है। वह गतिहीन रहा, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। वह जानता था कि यह दिन आएगा, संयोग से नहीं, बल्कि एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में। मुख्य समाचार स्क्रीन पर फैल गया। उसके पिता की एक तस्वीर, पाठ में धोखाधड़ी, लापरवाही, कॉरपोरेट भ्रष्टाचार जैसे शब्द और टिप्पणियों के बीच उसका नाम भी आया, अर्जुन खन्ना। वह वारिस जिसने अपने ही पिता की रिपोर्ट की। आश्रम के दरवाजे पर पत्रकारों का एक समूह माइक्रोफोन, कैमरों के साथ इंतजार कर रहा था। आवाजें एक दूसरे पर हावी हो रही थीं। जब अर्जुन कार से उतरा तो हंगामा बढ़ गया। क्या यह सच है कि आपने अधिकारियों को दस्तावेज सौंपे? क्या आप पुष्टि करते हैं कि आपने अपने पिता से संबंध तोड़ लिए हैं? अपने ही परिवार का गद्दार कहलाने पर आपको कैसा लगता है? उसने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप भीड़ से गुजरा। उसका चेहरा तना हुआ था। उसकी नजर गेट पर टिकी थी। सुनीता दूसरी तरफ प्रकट हुई और उसके लिए रास्ता बनाया ताकि वह अंदर जा सके। वे तुम्हें जल्द ही शांत नहीं रहने देंगे, उसने अपने पीछे गेट बंद करते हुए कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आसान होगा। सुनीता ने उसे एक पल के लिए देखा। सच्चाई की कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है। उसने सिर हिलाया। वह जानता था। आश्रम के अंदर प्रिया बच्चों के साथ बैठी थी। उनका ध्यान चित्रों से हटाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने उसे अंदर आते देखा तो उसने उसकी थकी हुई नजर को नोटिस किया। बाहर ज्यादा बुरा है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया। वे एक संदिग्ध चाहते हैं और चूंकि असली वाला अस्पताल में है, उन्होंने उसके बेटे को चुना। प्रिया खड़ी हुई। लोगों को सरल कहानियां पसंद हैं, खलनायक और नायक, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं है। नहीं, उसने कड़वाहट से जवाब दिया। जिंदगी ग्रे जोन से बनी है। उसने एक संक्षिप्त इशारे में उसकी बांह को छुआ। कम से कम अब सच्चाई सामने आने लगी है। अर्जुन ने थके हुए नजरें फेर लीं। हाँ, लेकिन इसकी कीमत परिवार के नाम से जो कुछ भी बचा है वह है। सुनीता थोड़ी देर बाद आई, एक तह किया हुआ अखबार पकड़े हुए। यह सभी पहले पन्नों पर है, उसने उसे मेज पर रखते हुए कहा। मुख्य शीर्षक में एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे विक्रम की एक तस्वीर थी। खन्ना साम्राज्य ढह गया, आरोपों के बीच व्यवसायी का पतन। अर्जुन ने लंबे समय तक घूरा। उसका दिल भारी महसूस हुआ। उस सारे गुस्से के बावजूद जो अभी भी था, वह अभी भी जीवित है। सुनीता ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। प्रिया ने चुपचाप देखा। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके भीतर क्या हो रहा है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका झबड़ा तना हुआ था। उसने जो कुछ भी छुआ उसे नष्ट कर दिया, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली। वह अभी भी मेरे पिता हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। दूर के टेलीविजन की आवाज ने फिर से कमरे को भर दिया। अगले कुछ घंटे एक बवंडर थे। संदेश, फोन, साक्षात्कार के लिए निमंत्रण। अर्जुन ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। उसने दिन आश्रम में मदद करते हुए बिताया। अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा। दोपहर में बच्चों ने एक भित्ति चित्र बनाया। रोहन ने ध्यान से उसे देखा और पूछा, आप ठीक हैं? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी जब हम सही काम करते हैं तो गलत काम करने से ज्यादा दर्द होता है। रोहन ने एक पल सोचा और जवाब दिया, लेकिन अगर दर्द होता है और हम हार नहीं मानते तो इसका मतलब है कि यह असली है ना?
अर्जुन उस वाक्य की सादगी से हैरान था। हाँ रोहन, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। प्रिया ने दूर से दृश्य देखा। वह तस्वीर, जिस आदमी ने कभी उसे चोट पहुंचाई थी, अब उसके बच्चों को रंग मिलाने में मदद कर रहा था। कुछ महीने पहले असंभव लग रहा था, लेकिन वह वहां था। ज्यादा मानवीय, ज्यादा टूटा हुआ, शायद पहली बार पूरा। उस रात समाचार ने फिर से मामले के बारे में बात की। रिपोर्टर अस्पताल के चारों ओर थे। तस्वीरों में वकील अंदर बाहर जाते दिख रहे थे। सोशल मीडिया बटा हुआ था। कुछ उसे बहादुर कह रहे थे, अन्य उसे गद्दार। अर्जुन ने कोई टिप्पणी नहीं की। खामोशी उसकी रक्षा थी। सुनीता एक ट्रे चाय के साथ प्रकट हुई। तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, उसने माहौल को नरम करने की कोशिश करते हुए कहा। उसने एक कमजोर मुस्कान के साथ धन्यवाद दिया। नहीं कर सकता। वह उसके बगल में बैठ गई। तुम जानते हो अर्जुन, कभी कभी हमें सब कुछ खोने की जरूरत होती है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में क्या रखने लायक है। अर्जुन ने सोचते हुए अपने हाथों को देखा। और अगर अंत में मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सका, ठीक करना लक्ष्य नहीं है, उसने जवाब दिया, बल्कि यह समझना है कि क्या नष्ट नहीं किया जा सकता। उसने सिर हिलाया। अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि वह सही थी। भोर हुई और आश्रम खामोशी में डूब गया। अर्जुन कार में सोने की कोशिश कर रहा था जब उसका फोन कांप उठा। उसने स्क्रीन को देखा। एक अज्ञात नंबर। उसने जवाब दिया, मिस्टर अर्जुन खन्ना, यह अस्पताल की आवाज थी, ठंडी और पेशेवर। हाँ, यह सिटी हॉस्पिटल से है। आपके पिता की हालत फिर से बिगड़ गई है। स्थिति गंभीर है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कितनी गंभीर? वे आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आप अभी आ सकते हैं? एक पल के लिए। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने आश्रम के बंद गेट, अंधेरी खिड़कियों, बिना तारों वाले आसमान को घूरा। डॉक्टर की आवाज ने आग्रह किया, मिस्टर खन्ना। उसने एक गहरी सांस ली। उसका दिमाग गुस्से और दया के बीच घूम रहा था। अंत में उसने जवाब दिया, मैं आ रहा हूं। उसने फोन काट दिया, अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बारिश फिर से शुरू हो गई, हल्की, लगभग खामोश। और पहली बार उसने महसूस किया कि वह जिस माफी की तलाश में था, वह शब्दों में नहीं, बल्कि आगे जो आने वाला था उसमें मिलेगी। अस्पताल के गलियारे अंतहीन लग रहे थे। ठंडी रोशनी पॉलिश किए हुए फर्श पर प्रतिबिंबित हो रही थी और अर्जुन के कदमों की लयबद्ध आवाज मॉनिटरिंग मशीनों की धीमी आवाज के साथ गूंज रही थी। कीटाणुनाशक की गंध उस डर के साथ मिल गई थी जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा था। कई साल हो गए थे जब उसने अपने पिता को इतना कमजोर देखा था। अपनी पूरी जिंदगी विक्रम खन्ना नियंत्रण, सीधी मुद्रा, दृढ़ नजर, न कांपने वाली आवाज का पर्याय थे। लेकिन अब जब वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो अर्जुन ने महसूस किया कि उसे वह लोहे का आदमी नहीं मिलेगा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के अवशेष मिलेंगे जिसे सत्ता ने खा लिया था। वह दरवाजे के सामने रुका, एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। कमरा धुंधला था। केवल हार्ट मॉनिटर की निरंतर आवाज खामोशी को तोड़ रही थी। विक्रम पीला पड़ा हुआ था। उसके सफेद बालों के लत पसीने से माथे पर चिपके हुए थे। एक ऑक्सीजन मास्क ने उसके चेहरे का कुछ हिस्सा ढक रखा था और जो हाथ कभी दृढ़ थे, वे चादर पर कांप रहे थे। एक पल के लिए अर्जुन गतिहीन खड़ा रहा, उसे देखता रहा। जो आदमी कभी एक विशालकाय था, अब एक अस्पताल के बिस्तर में समा गया था। तुम आए? विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन होश में अर्जुन धीरे धीरे पास आया। उन्होंने मुझे फोन किया था। पिता ने मुस्कुराने की कोशिश की, एक संक्षिप्त और थका हुआ इशारा। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। एक पसलिक, मर्दोन केक, सेक ट्राई। मुझे भी लगा था, अर्जुन ने जवाब दिया। खामोशी फिर से भारी हो गई। अर्जुन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। ऑक्सीजन की आवाज उन शब्दों के बीच की जगह को भर रही थी जिन्हें वे दोनों नहीं जानते थे कि कैसे कहना है। मीडिया ने मुझे बर्बाद कर दिया, विक्रम ने बड़बड़ाया, नजरें फेरते हुए। मैंने जो कुछ भी बनाया था वह टुकड़ों में बिखर गया। अर्जुन चुप रहा। तुम जरूर संतुष्ट होगे, पिता ने एक विडंबना के साथ जारी रखा। आखिरकार तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, मैंने साबित किया कि सच्चाई किसी की नहीं होती, वह बस होती है। विक्रम ने मुश्किल से सांस ली। उसकी आंखें कमजोरी स्वीकार किए बिना भर आई थीं। तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। शब्द लगभग फुसफुसाहट में निकले। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए दे दी।
अर्जुन ने अपनी कोहनी अपने घुटनों पर टिका दी। उसका सिर झुका हुआ था। जवाब देने से पहले उसे कुछ सेकंड लगे। जब उसने किया तो उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ निकली। नहीं पिताजी। उसने अपनी नजरें उठाईं और उसका लहजा एक दबे हुए दुख में टूट गया। आपने सब कुछ डर के कारण किया। विक्रम भ्रमित होकर झपका। डर, नियंत्रण खोने का डर, इस बात का डर कि आपका नाम काफी नहीं था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। आपने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जिसे आप प्यार करने का दावा करते थे, बस एक ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए जो कभी अस्तित्व में नहीं थी। पिता ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन उसकी सांस अटक गई। अर्जुन उठा और ऑक्सीजन मास्क को समायोजित किया। किसी ऐसे व्यक्ति का एक स्वचालित इशारा जो अभी भी टूटे हुए बंधन को पहचानता था। मैंने कभी आपका साम्राज्य नहीं चाहा पिताजी। उसकी आवाज कांप रही थी। ईमानदारी से, मैं बस आपका सम्मान चाहता था। इसके बाद की खामोशी किसी भी चर्चा से ज्यादा दर्दनाक थी। विक्रम ने अपना चेहरा फेर लिया और आंसू बिना किसी प्रतिरोध के गिर गए। अर्जुन ने अपना कोट खोला और अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली। प्रिया और 3 छोटे लड़के शाम की रोशनी में मुस्कुरा रहे थे। उसने उसे बिस्तर के बगल में मेज पर रख दिया, मेडिकल रिकॉर्ड के कागजों और दवा की बोतलों के बीच। यह वह परिवार है जिसे आपने मिटाने की कोशिश की, उसने एक शांत आवाज में कहा, और एकमात्र विरासत जिसे मैं ले जाना चाहता हूं। विक्रम ने भर आई आंखों से तस्वीर को घूरा, कुछ भी कहने में असमर्थ। उसकी कांपती उंगलियां चादर पर हिलीं जैसे उसे छूना चाहती हों। अर्जुन एक कदम पीछे हटा, उसकी सांसें भारी थीं। मैं आपसे नफरत करने नहीं आया हूं पिताजी, मैं आपको शांत होने देने आया हूं। बूढ़े व्यवसायी ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज मॉनिटर की आवाज के बीच खो गई। अर्जुन आखिरी पल के लिए वहां खड़ा रहा, उस आदमी को घूरता रहा जो कभी उसका आईना था, अब टूटा हुआ, पहचानने योग्य नहीं। फिर वह मुड़ा दरवाजे की ओर। हर कदम के साथ उसने अपने भीतर कुछ ढीला होता हुआ महसूस किया, जैसे कि सालों की जंजीरें आखिरकार टूट गई हों। बाहर निकलने से पहले उसने आखिरी बार देखा। विक्रम गतिहीन रहा, उसकी नजर तस्वीर पर टिकी थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और लगभग खुद से बड़बड़ाया, उम्मीद है कि आपको वह शांति मिलेगी जो आपको जीवन भर कभी नहीं मिली। और वह बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज ही एकमात्र गूंज थी। कमरे में हार्ट मॉनिटर लगातार बजता रहा, एक ऐसे आदमी की खामोशी के साथ जो आखिरकार अपनी ही छाया का सामना कर रहा था। बाहर अर्जुन बिना किसी जल्दबाजी के गलियारे से गुजरा। हर कदम के साथ वह हल्का महसूस कर रहा था, इसलिए नहीं कि माफी हो गई थी, बल्कि इसीलिए कि अब उसे अतीत से कुछ भी नहीं बांधता था। खन्ना नाम जो कभी शक्ति का प्रतीक था, अब केवल एक दूर की गूंज थी। और पहली बार अर्जुन एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ा। उस दिन भोर भूरी हुई, उस तरह की सुबह जो एक निश्चित खबर से पहले आती है। अर्जुन एक पार्क की बेंच पर बैठा था, गीली पत्तियों को देख रहा था जब उसकी जेब में फोन कांप उठा। उसने बिना किसी जल्दबाजी के जवाब दिया। दूसरी तरफ परिवार के वकील की आवाज औपचारिक लेकिन कांपती हुई थी। मिस्टर अर्जुन, मुझे दुख है, आपके पिता ने हमें आज सुबह तड़के छोड़ दिया। एक पल के लिए दुनिया जैसे रुक गई। कोई आश्चर्य नहीं, कोई हताशा नहीं, केवल एक गहरी खामोशी, उस तरह की खामोशी जो एक युग का अंत करती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसने एक शांत आवाज में जवाब दिया, जो जरूरी है उसका ध्यान रखो। उसने फोन काट दिया। वहां गतिहीन बैठा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसने सोचा कि किसी तरह विक्रम हमेशा उस हवा की तरह था, पकड़ना असंभव, बचना असंभव। लेकिन हवा के विपरीत उसका नाम अब और नहीं फैलेगा। 2 दिन बाद अंतिम संस्कार सादगी से हुआ। कुछ ही लोग उपस्थित थे, पूर्व व्यापारिक सहयोगी, वकील और कुछ जिज्ञासु लोग। अर्जुन ने दूर से देखा, हाथ जेब में, सार्वजनिक रूप से न तो कोई भाषण दिया और न ही आंसू बहाए। प्रिया शांति से आई, एक साधारण काली पोशाक पहने हुए। बच्चे सुनीता के साथ घर पर रहे। जब वह पास आई तो उसने बस अपना हाथ उसकी बांह पर रख दिया। कोई शब्द नहीं बोला गया। अंतिम संस्कार के बाद दोनों कब्रिस्तान के गेट की ओर साथ साथ चले। अर्जुन रुका, क्षितिज को घूरता रहा और बड़बड़ाया। उसने अपनी जिंदगी यह साबित करने में लगा दी कि उसका नाम सब कुछ से बड़ा है। और तुम? प्रिया ने धीरे से पूछा। अब तुम क्या साबित करोगे? अर्जुन ने एक गहरी सांस ली।
कि शून्य से शुरू करना और फिर भी मूल्यवान होना संभव है। उसने सिर हिलाया और उस साधारण इशारे में एक स्वीकृति थी, शायद माफी भी। कुछ दिनों बाद परिवार के वकील ने उसे वसीयत पर चर्चा करने के लिए पुराने ऑफिस में बुलाया। कमरा अब छोटा, ठंडा लग रहा था। अतीत की गंध वाले फोल्डरों से भरी अलमारियां। मिस्टर अर्जुन, वकील ने एक मोटा फोल्डर खोलते हुए शुरू किया, आपके पिता ने स्पष्ट निर्देश छोड़े हैं। आप एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं। अर्जुन ने एक इशारे से उसे रोका। जारी रखने की जरूरत नहीं है। आदमी झिझका। आपका मतलब है? मुझे यह सब नहीं चाहिए। उसकी आवाज दृढ़ थी, बिना किसी द्वेष के। संपत्ति, शेयर, जायदाद का उपयोग कर्ज चुकाने और उन कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है जो अभी भी कंपनी पर निर्भर हैं। वकील ने उसे हैरानी से घूरा। यह अंतिम निर्णय है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, खन्ना नाम मेरे साथ मर जाता है। उसने मेज पर एक पेन उठाया और उसका अस्क्याधा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जो उसके इस्तीफे को औपचारिक बनाता था। जब उसने अपनी नजरें उठाईं तो वह एक अलग व्यक्ति लग रहा था, हल्का, ज्यादा मानवीय। उसी सप्ताह वह नागरिक पंजीकरण कार्यालय गया, एक फॉर्म भरा, शांति से हस्ताक्षर किए। जब अधिकारी ने उसे उसका नया पहचान दस्तावेज दिया तो उसने उसे कुछ सेकंड के लिए चुपचाप देखा। अर्जुन खन्ना की जगह अब अर्जुन शर्मा लिखा था। उसकी मां का, परिवार का नाम, एक साधारण नाम, बिना किसी विरासत के, बिना किसी अदृश्य ताज के। उसने दस्तावेज को अपनी जेब में रखा और खुली हवा में बाहर निकल गया। हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन इस बार यह हल्की महसूस हुई। प्रिया एक हल्की मुस्कान के साथ आश्रम के सामने उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे, सुनीता द्वारा लाए गए रंग के बक्सों से उत्साहित थे। अर्जुन उसके सामने रुका और एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। तो यह आधिकारिक है, उसने आधी मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन शर्मा, एक साफ नाम, उसने जवाब दिया और फिर से शुरू करने के लिए तैयार। उसने उसे एक पल के लिए देखा, गंभीरता से। और अब तुम क्या करोगे? अर्जुन ने आश्रम को देखा। बच्चे, जुड़वा बच्चों के साथ हंसती हुई सुनीता। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो खन्ना नाम ने जो नष्ट किया है उसे थोड़ा सा भी ठीक करे। प्रिया ने हाथ बढ़ाया। और वह क्या है? अर्जुन ने एक लिफाफा खोला जो वह लाया था। उसके अंदर एक परियोजना सरलता से छपी हुई थी, जिसके ऊपर एक नाम था, उदय फाउंडेशन। कमजोर महिलाओं और बच्चों के लिए एक जगह, उसने समझाया, एक आश्रय, फिर से शुरू करने के लिए एक बिंदु। प्रिया ने भावुक होकर कागज को छुआ। उदय, जैसे दिन का उदय। वह मुस्कुराया, क्योंकि सब कुछ के बाद यही बचता है, फिर से शुरू करने का एक मौका। एक पल के लिए वे चुप रहे, बच्चों को दीवारें रंगते हुए देखते रहे। रोहन ने एक रंगीन घर का चित्र बनाया जिसमें 4 आकृतियां सूरज के नीचे हाथ पकड़े हुए थीं। जब उसने अपने माता पिता को देखते हुए देखा तो उसने उत्साह से हाथ हिलाया। अर्जुन मुस्कुराया। प्रिया ने बिना कुछ कहे अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन एक पूरे चक्र को बंद कर दिया। अगले महीनों में परियोजना साकार हुई। सुनीता उदय फाउंडेशन की सामाजिक निदेशक बनी। प्रिया, जो फिर से पेंटिंग करने लगी थी, ने कला कार्यशालाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। और अर्जुन अब परिवार के नाम के बोझ के बिना अपने दिन पुनर्निर्माण के लिए समर्पित कर दिए। इमारतों का नहीं, बल्कि इंसानों का। फाउंडेशन के पहले कार्यक्रम ने मुख्य दीवार पर दर्जनों परिवारों को इकट्ठा किया। प्रिया द्वारा चित्रित एक वाक्य ने सब कुछ समेट दिया। दर्द यह परिभाषित नहीं करता कि हम कौन हैं, हम उसके साथ क्या करते हैं, वह करता है। अर्जुन ने उस वाक्य को लंबे समय तक देखा। वह जानता था कि अतीत में कोई वापसी नहीं थी, लेकिन शायद भविष्य में अंततः फिट होने के लिए जगह थी। जब बच्चे रंग से सने और हंसते हुए उसकी ओर दौड़े तो अर्जुन ने उन्हें गले लगा लिया, और उस आलिंगन में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता था। एक ऐसे व्यक्ति की शांति जो एक इंसान बनने के लिए एक वारिस बनना बंद कर चुका था। फिर फाउंडेशन के बरामदे पर अकेले उसने अंधेरे होते आसमान को देखा। शहर की बत्तियां दूर टिमटिमा रही थीं और बच्चों की आवाजें अभी भी संगीत की तरह गूंज रही थीं। प्रिया 2 कप कॉफी लेकर पास आई। तुम जानते हो अर्जुन, उसने उसे एक देते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता, वे जहां भी हों, आखिरकार समझ गए होंगे कि तुम्हारा क्या मतलब था। अर्जुन उदासी से मुस्कुराया। शायद, या शायद वह बस चुप है।
और पहली बार। यह काफी है। प्रिया ने उसे एक पल के लिए देखा। तुम शांत हो। अर्जुन ने क्षितिज को घूरा जहां सूरज डूबने लगा था। पूरी तरह से नहीं। वह एक पल के लिए रुका। लेकिन अब मुझे पता है कि इसे कहां खोजना है। दोनों दिन के अंत को देखते हुए साथ साथ चुप रहे। और जब सूरज की आखिरी किरण ने नई रंगी हुई उदय फाउंडेशन की इमारत को छुआ तो अर्जुन समझ गया। अतीत के खंडहर फिर से शुरू करने की नींव बन गए थे। सूरज कोमल सुनहरी रोशनी के साथ उगा, जैसे एक नई शुरुआत को आशीर्वाद दे रहा हो। नई रंगी हुई उदय फाउंडेशन के अग्रभाग पर सफेद अक्षरों में नाम वाला एक बड़ा पैनल सुबह की चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था। यह एक ऐसा दिन था जो सिर्फ एक उद्घाटन से ज्यादा था। यह कई कहानियों का पुनर्जन्म था। अर्जुन जल्दी पहुंचा, एक साधारण शर्ट और एक ऐसे व्यक्ति की शांत नजर पहने हुए जो इतने सारे तूफानों के बाद आखिरकार अपनी धुरी पा चुका था। आंगन को सफेद गुब्बारों और पीले फूलों से सजाया गया था। प्रिया द्वारा चुने गए रंग। सुनीता हाथ में क्लिपबोर्ड और हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ अंतिम विवरणों का समन्वय कर रही थी। सब कुछ तैयार है, उसने पास आते हुए कहा। मेहमान आने लगे हैं। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पत्रकार, परिवार, स्वयंसेवक और छोटे बच्चों वाली कुछ महिलाएं, कुछ आश्रम से, अन्य आश्रय गृहों से, प्रत्येक उस जगह के अस्तित्व के कारण का प्रतिनिधित्व करते थे। उदय शुरू होने दो, उसने आधी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जल्द ही समारोह शुरू हुआ। बगीचे में एक छोटा सा मंच लगाया गया। सुनीता ने उद्घाटन भाषण दिया, सहानुभूति, पुनर्निर्माण और गरिमा के बारे में बात की। फिर उसने प्रिया का परिचय कराया, जो दबी हुई तालियों के बीच माइक्रोफोन तक गई। उसने बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। मैंने सालों यह सोचते हुए बिताए कि दर्द एक बोझ है। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी। लेकिन मैंने सीखा कि यह एक बीज भी हो सकता है। उसने अर्जुन को देखा, जो उसे दर्शकों से देख रहा था। यह फाउंडेशन नुकसान से पैदा हुआ है, हां, लेकिन प्यार से भी। यहां हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि कोई भी अपने दुखों से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उसके बाद वे जो करने का चुनाव करते हैं उससे परिभाषित होते हैं। दर्शकों ने तालियां बजाईं। अर्जुन ने अपनी आंखें भर आई महसूस की, लेकिन उन्हें छिपाने की कोशिश नहीं की। इसके तुरंत बाद प्रिया ने सभी को मुख्य गैलरी में लगी प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया। दीवारों पर उसकी पेंटिंग प्रदर्शित थीं। हर कैनवास एक कहानी। पहली, एक महिला फुटपाथ पर बैठी हुई जिसके चारों ओर 3 बच्चे सो रहे थे। दूसरी, रंग से सने हाथ एक फटी हुई दीवार को रंग रहे थे। आखिरी, 3 छोटे लड़के शाम की नारंगी रोशनी में हंसते हुए दौड़ रहे थे और पृष्ठभूमि में एक आदमी खुले हाथों से। लोग चुपचाप भावुक हो गए। कुछ रोए, अन्य मुस्कुराए। हर रंग में जीवन को धड़कते हुए महसूस न करना असंभव था। प्रिया अर्जुन के पास गई। मैंने दर्द को याद करने के लिए पेंट नहीं किया, उसने धीरे से कहा। मैंने यह साबित करने के लिए पेंट किया कि वह नहीं जीता। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। और वह फिर कभी नहीं जीतेगा। सुनीता एक मुस्कान के साथ प्रकट हुई। चलो, पत्रकार टीम की एक तस्वीर चाहते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और अस्थायी मंच पर चढ़ गया। प्रिया उसके बगल में खड़ी थी, सुनीता दूसरी तरफ। कैमरे तस्वीरें खींचने लगे, लेकिन अचानक सबसे सरल आवाज ने सारा ध्यान खींच लिया। पापा। अर्जुन ने आवाज की ओर मुड़कर देखा। रोहन दौड़ता हुआ आया, उसके पीछे राहुल और राज। तीनों ने कुर्सियों और लोगों से बचते हुए तेजी से आंगन पार किया। दर्शक हैरान होकर मुड़े। अर्जुन ने सहज रूप से अपने हाथ खोले। बच्चे उस तक पहुंचे और उस पर कूद पड़े, हंसते हुए, एक साथ चिल्लाते हुए, पापा पापा। आवाज जोर से, स्वाभाविक, वास्तविक गूंज उठी। अर्जुन ने उन्हें भावुक होकर गले लगा लिया, अपने दिल को एक साथ सिकुड़ते और फैलते हुए महसूस किया। एक पल के लिए पूरी दुनिया जैसे रुक गई। लोग खड़े हो गए, तालियां दबी दबी शुरू हुईं और जल्द ही बढ़ गईं। आंगन को एक अलग ऊर्जा से भर दिया। यह एक व्यवसायी के लिए दर्शकों की तालियां नहीं थीं। यह एक ऐसे आदमी के लिए तालियां थीं जो पूरा हो गया था। प्रिया ने दृश्य देखा, आंसू चुपचाप बह रहे थे। सुनीता भी रो रही थी, मुस्कुरा रही थी, तालियों में शामिल हो गई। अर्जुन अपनी गोद में बच्चों के साथ दर्शकों को और फिर साफ आसमान को देखा। धन्यवाद, उसने बिना माइक्रोफोन, बिना दर्शकों के बड़बड़ाया,
मुझे फिर से शुरू करने देने के लिए। हवा धीरे से बही, प्रवेश द्वार पर लगे बैनर को हिलाती हुई। उदय, हर नई शुरुआत एक नई रोशनी से पैदा होती है। और उस सुबह प्यार, रंग और हंसी से घिरा हुआ अर्जुन समझ गया कि उसने आखिरकार एक विरासत में मिला नाम बनना बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक आदमी था, एक पिता, एक साथी, कोई ऐसा जिसने अंधेरे के बाद रोशनी बनना चुना। दर्शकों ने उसके लिए तालियां बजाईं, लेकिन उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी। असली तालियां उसके बच्चों के आलिंगन से, प्रिया की नजर से, उस मानवीय गर्मी से आ रही थीं जिसने उस आंगन को भर दिया था। प्रायश्चित का एक रूप था और वह सरल था। यह एक फिर से शुरू हुई जिंदगी थी। शाम ने आसमान को सोने और नारंगी के रंगों में रंग दिया, जैसे कि समय खुद कोमलता के साथ विदाई देना चाहता हो। अर्जुन प्रिया के बगल में चला, हाथ में हाथ डाले, जबकि जुड़वां बच्चे आगे दौड़ रहे थे, हंस रहे थे, जहां भी जाते थे खुशी फैला रहे थे। उनकी हंसी की आवाज दूर के पक्षियों के गीत और धीरे धीरे पेड़ों की पत्तियों को हिलाती हवा के साथ मिल गई, जो ताजी कट्टी घास की हल्की सुगंध ला रही थी। अर्जुन ने अपने बच्चों को झील की ओर दौड़ते हुए देखा और एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। जो दिल कभी अपराध बोध से भारी था, अब शांति से धड़क रहा था। वह प्रिया की ओर मुड़ा, उसने उसे वापस देखा और उस नजर में सब कुछ था, माफी, प्यार और किसी ऐसे व्यक्ति की खामोशी जो असंभव से बच गया था। सूरज क्षितिज में छिपने लगा था और सुनहरी रोशनी ने परिवार को भाग्य के अपने आलिंगन की तरह ढक लिया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, अपने चारों ओर जीवन को धड़कते हुए महसूस किया और फिर अपने मन में शब्दों को हवा की तरह आने दिया। कुछ सच्चाइयां नष्ट करती हैं, लेकिन मुक्त भी करती हैं। और कभी कभी प्यार को और मजबूत होकर वापस लौटना सीखने के लिए खो जाने की जरूरत होती है। जुड़वा बच्चों ने उसे हंसते हुए बुलाया, उसे साथ में दौड़ने के लिए कहा। प्रिया ने उसका हाथ खींचा और वह दौड़ने लगा, हंसने लगा, अतीत को पीछे छोड़ते हुए। सूरज धीरे धीरे विदा हो रहा था और शाम की रोशनी बगीचे में फैल गई, कोमल और जीवित, जैसे एक शुरुआत जो आखिरकार पूरी हो गई हो। और जब बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी, तो अर्जुन अपने दिल की गहराई में जानता था कि प्रायश्चित अंत नहीं था, यह केवल शुरुआत थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं, हम जानना चाहते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक करें और अधिक कहानियों का अनुसरण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। हाँ।